हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे कल अपने? हाँ, सवाई जयसिंह हो गया पूरा? चलो सुनाओ। देखिए, जयपुर में कौन सा राजवंश था? कछवाहा किसके वंशज हैं? इसलिए क्या कहा जाता है? पहला बंदा कौन आया था? कहां से आया? कहां आया सबसे पहले? किसको हराया? फिर रामगढ़ में किसको हराया? रामगढ़ में किसका मंदिर बनवाया? जमवाई माता कछवाहों की। और दुल्ला राय का वास्तव में नाम क्या था? अच्छा, उसके बाद में आपके काकिल देव ने किसको हराया? कहां पे हराया? आमेर। कहां पे हराया? आमेर। और आमेर में किसका मंदिर बनवाया? अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में आपके भारमल, और भारमल के बारे में पढ़ा कि उसने बाद में किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? अकबर की। कब कर ली? 1500। कहां पे कर ली? सांबर में। और कौन से दो दूतों के साथ मिला था? मजनू खां और चगताई का। राजकुमारी का नाम? अर्का भाई। शादी किससे भी? और उसके बेटे का नाम और उसकी उपाधि क्या थी? मरियम उजुमानी। सरनाल का मिर्जा विद्रोह किसने दबाया? इसलिए भगवान दास को क्या देके सम्मानित किया गया? झंडा व नगाड़ा। पंजाब का सूबेदार कितने साल बना? उसकी राजकुमारी का नाम? उसकी शादी किससे हुई? उसकी उपाधि क्या थी? शाहे बेगम। और उसकी बेटा कौन था? खुसरो। और शराब की आदतों से उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे मानसिंह। शुरुआत में कितने का मनसबदार, फिर बढ़ा के कब किया गया? 1605 में। अच्छा, अकबर की तरफ से उसने गुजरात में कौन सा विद्रोह दबाया? मिर्जा। तो कठौली के युद्ध में किसको हराया था? अच्छा, वो तो राय सिंह था। हाँ, वो तो राय सिंह में था। अच्छा, इधर तो मिर्जा विद्रोह हो गया। अच्छा, इधर कहाँ का गवर्नर बनाया गया? काबुल काबुल बंगाल और बिहार में गवर्नर। पहले कहाँ भेजा गया? काबुल। काबुल में कितने कबीले रहे? 5 कबीले रहे। उधर मिर्जा हकीम था। इन जो 5 कबीले रहे थे, इनके अंदर एक बंदा कौन था? मिर्जा हकीम। पर वो रहने दो। अपने कितने कबीले रहे? 5। इसलिए झंडे का रंग कैसा हो गया? पचरंगा कर दिया गया था। पहले कौन सा था? उसमें क्या बनी होती थी? इसलिए झंडे क्या बोलते? बाद में पूर्वी बंगाल या ढाका के कौन से राजा को रहा? वहां से कौन सी मूर्ति लाए? मंदिर कहाँ बनवाया? अच्छा, गिद्धौर के कौन से राजा को रहा? पूरणमल। गया के किसको? और आपके खुर्दा के। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे किसको हरा के नियंत्रण किया? नासिर खान और कतलू खान को हरा पे उस पर क्या किया? नियंत्रण। और मृत्यु कहां पर हुई थी? एलिचपुर। कहां पे हुई थी? 2 नगर बसाए थे, अकबर नगर और 2 किले बनवाए थे। भवानी शंकर मंदिर वेंकटपुर। महादेव मंदिर गया। उसके बाद में आ गया आपका राधा कृष्ण मंदिर या राधा गोविंद मंदिर वृंदावन। और आप जगह शिरोमणि मंदिर। जगह शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया? किसकी याद में? इसमें किसकी मूर्ति है? भगवान कृष्ण। और वही मूर्ति इसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती थी। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे पुंडरीक विठल की किताबें। बताओ। देखिए, राग चंद्रोदय और राय मुरारीदास की किताब। और उसके एक और जगन्नाथ की। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। उपाधियां? मिर्जा राजा और फर्जन। मिर्जा राजा जयसिंह ने कौन कौन से मुगल बादशाहों के साथ काम किया? जहांगीर ने किसके खिलाफ भेजा? मलिक अंबर कहां का था? अहमद। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? कहां भेजा? अच्छा, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के कौन से युद्ध में भाग लिया? बहादुरपुर। किस में लिया? किसकी तरफ से? किसके खिलाफ गया? कौन से युद्ध के बाद औरंगजेब की तरफ चला गया? औरंगजेब की तरफ से कौन से युद्ध में भाग लिया? दोराई में। किसके खिलाफ गया? फिर औरंगजेब ने साउथ इंडिया में किसके खिलाफ भेजा उसे? शिवाजी से कौन सी संधि की? पुरंदर की संधि कब हुई? कौन सा इतालवी वर्णन करता है इसका? निकोलो मनुची की बुक का नाम बताओ। स्टोरियो दो मोगोर। अच्छा, उसके बाद में एक साउथ इंडिया में एक कोई जगह रहने के लिए स्थापित की थी, कौन सी थी? जयसिंहपुरा। और एक अपने यहाँ पे किला बनवाया था जयगढ़। इस किले को आमेर का। और क्या कहते हैं? पहले इस जगह क्या बोलते थे? चील का तोला। बिहारी जी की बुक। राय कवि की जयसिंह चरित्र। कुलपति मिश्र ने कितनी किताबें लिखी? और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? किसकी?
दक्षिण अभियानों की। और कहाँ मृत्यु हुई थी मिर्जा राजा सिंह? बुरहानपुर। कहाँ हुई थी? बुरहानपुर। उसके बाद सवाई जय सिंह कितने मुगल बादशाहों के साथ था? मुअज्जम आजम की लड़ाई में किसका साथ दिया? जीत किसकी भी? किस नाम से मुगल बादशाह? और उसने आमेर पर कब्जा करके क्या नाम किया? सवाई जयसिंह को हटा के किसको बना दिया? फिर सवाई जयसिंह कौन से समझौते में शामिल हुआ? देवारी समझौते में। और बाद में उसने देवारी समझौते में शामिल हो गए। 1709 में कौन सा युद्ध जीता? मारवाड़ का कौन सा राजा साथ था? अजीत सिंह। और मुगलों की कौन से सेनापति को हराया? किसमें? अच्छा, उसके बाद भरतपुर में कौन कौन बंदे लड़ रहे थे? मोहकम सिंह और बदन सिंह। सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? बदन सिंह का साथ दिया। और किस की जागीर और ब्रिजराज की तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या उपाधि दी? गंगवाना का युद्ध कब हुआ? सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया और किसको हराया? अभय सिंह को हराया। मालवा का गवर्नर कितनी बार बना? 3 बार। और बाद मालवा में कौन कौन से युद्ध लड़े? पील, सुध, मंदसौर और रामपुरा। कौन से में जीता था? पील, सुध। और धौलपुर समझौता किसके साथ किया? नहीं बताए थे? लिख लो एक लाइन रह गई होगी। लिख लो धौलपुर समझौता, धौलपुर पैक्ट, एक ही लाइन। धौलपुर समझौता, धौलपुर पैक्ट। पेशवा बालाजी बाजीराव प्लस सवाई जय सिंह। इतना लिखना, लास्ट में लिख लो। अपने वहां जगह नहीं है तो अपने सबसे लास्ट में सवाई जय सिंह जो चल रहा है, चेंज थोड़ी किया राजा, लास्ट में लिख लो, वहां जगह नहीं तो आप। धौलपुर समझौता कब हुआ है? 1741। किस किस के बीच में? पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जय सिंह। मराठों का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसको क्या बोलते थे? पेशवा। तो पेशवा कौन बना हुआ है? बालाजी बाजीराव। मुगलों मराठों की लड़ाई थी तो मुगलों की तरफ से समझौता करने के लिए जो गया वो कौन है? सवाई जय सिंह। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला कौन है? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा मराठों के खिलाफ पार नहीं पड़ रही, इनसे अपने क्या कर लिया? अब समझो भाई, पहले लड़े मालवा में, मालवा में लड़े तो इनकी पार नहीं पड़ी, फिर इन्होंने मुगलों ने मराठों के साथ क्या कर लिया? समझौता। वो समझौता भी कौन कर रहा है? मुगलों की तरफ से। लिख लो कोष्टक में सवाई जय सिंह मुगल बादशाह का प्रतिनिधि या मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि, सीधा लिख लो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। तो पहले मालवा में लड़े, पार नहीं पड़ी तो बाद वहां पे क्या कर लिया? समझो। और कौन सा यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित जी कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। और वो घोड़ा किसने पकड़ा था? जयपुर की स्थापना कब हुई? वास्तुकार कौन था? पुर्तगाली ज्योतिषी कौन था? जेवियर डी सिल्वा। कितने वर्गों पे कौन कौन से शहरों के मैप? बगदाद और कैंटन की तर्ज पर बसाया गया था। पहली बिल्डिंग कौन सी थी? पहले इस जगह क्या कहते थे? यूनेस्को की साइट कब घोषित किया गया? बख्तराम शाह की बुक बताओ। राजा के रहने के लिए कौन सा महल? चंद्रमहल। कौन सा था? रानी के लिए कौन सा महल? ब्राह्मणों के लिए कौन सा महल? कौन सी झील के अंदर? अच्छा, शहर की सुरक्षा के लिए। राजा के लिए मंदिर कौन से संप्रदाय का? राजा खुद को गोविंद देव जी का। शहर में पानी के लिए अरमाड़ा नहर। कितने जंतर मंतर? सबसे पहला, सबसे बड़ा, 3। और कौन कौन से? उज्जैन, मथुरा और बनारस। राजा ने ज्योतिष की किताब लिखी थी, कौन सी लिखी? जयसिंह। एक नक्षत्र सारणी तैयार करवाई थी जी मोहम्मद शाही। कितने सालों में जाके, कब से कब तक? पुंडरीक रत्नाकर की बुक बताओ। जयसिंह कल्पद्रुम। अच्छा, जगन्नाथ की किताबों के नाम बताओ। सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। और ये कौन सी किताब का अनुवाद किया? यूक्लिड ज्यामिति। किसका किया? यूक्लिड ज्यामिति। केवल राम ने कौन सी किताब का किया?
लागोरिथम। नयन चंद्र मुखर्जी ने उकर नहीं बताई, नहीं लिखो। दो बंदों को बाहर भेजा गया था, मोहम्मद महरी और मोहम्मद शरीफ। चित्रकला का डिपार्टमेंट कौन सा था? सूरत थाना। अच्छा, उसके बाद सती प्रथा को, बाल विवाह को, विधवा विवाह को, अंतरजातीय विवाह को, ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को, और साधु संतों गृह जीवन जीने के लिए, और मथुरा के पास उनके लिए गांव कौन सा? कौन से बेटे को राजा बनाना चाहिए था? माधव सिंह। बना के किसको गया? यही पढ़ा। अगला लिखो, ईश्वरी सिंह। अब इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होगी। पहला युद्ध हुआ राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध है? लिखो, बैटल ऑफ राजमहल। टोंक में जगह पड़ती है राजमहल। बैटल ऑफ राजमहल। कौन कौन से दो भाइयों के बीच में? ईश्वरी सिंह और माधव। अब सुनो लो, मत मुझे थोड़ी बातें बताना। देखो, इस लड़ाई में भाग लेने के लिए मेवाड़ वाले आए थे। तो बताओ, मेवाड़ वाले किसकी तरफ से लड़ेंगे? किसकी तरफ से? माधो सिंह की तरफ से। मेवाड़ का राजा जगत सिंह सेकंड। कौन राजा है? क्यों लड़ेंगे भाई माधो सिंह की तरफ से? क्योंकि माधो सिंह किसका बेटा है? तो क्या फर्क पड़ गया इससे? अरे, चंद्र कंवर मेवाड़ की बेटी, ऐसे बोलो। थोड़ा दिमाग लगाया करो कि भाणजा उनका क्या है? या तो पहले नोट्स पढ़ के आगे वो बोलती रहती है, या मैंने जो लिखवाया वो बोलते रहते हो। थोड़ा दिमाग लगाया करो। कोई पूछे कभी माधो सिंह इधर से क्यों लड़ा, तब वापस कहो उसको देबारी समझौते में लिखा हुआ हो ना भाणजा है। नहीं लिखा हो तो देबारी समझौते में तो नहीं लड़ेगा। देबारी समझौते में नहीं लिखा होता और फिर भी इनके बीच लड़ाई होती, तो भी तो ननियाल वाले आते ही। आपको कोई कूटते तो आपके ननियाल वाले उसकी तरफ जाएंगे, कूट कूट मजे आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात थी ना। इधर से बूंदी में दो भाइयों के बीच में लड़ाई थी। एक भाई था दलेल सिंह और एक कौन था? उमेद सिंह। दलेल सिंह वहां राजा बना बैठा है। कौन बना राजा बना बैठा है? राजा बनना है वहां उमेद सिंह। किसको बनना है? उमेद सिंह इस युद्ध में भाग लेने के लिए। बताओ वो किसकी तरफ से लड़ेगा? किसकी तरफ से? चलो, माधो सिंह। क्यों लड़ेगा माधो सिंह की तरफ है? सवाई जयसिंह तो मर गया। क्योंकि सवाई जयसिंह जिस बंदे को राजा बना के गया वो कौन है? ईश्वरी सिंह। कौन है? तो ईश्वरी सिंह भी वहां किसको राजा बनाएगा बूंदी में? दलेल सिंह। अब तो इसका मतलब दलेल सिंह आएगा तब तो किसकी तरफ से लड़ेगा? ईश्वरी सिंह। अब कौन आ रहा है? उमेद सिंह। दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन। तो उमेद सिंह भी किसकी तरफ से आएगा? कोटा वाले आए थे। कोटा वाले भी इनकी साइड से आए थे। दुर्जन साल। कौन आया था? अच्छा बताओ, भरतपुर वालों ने इस लड़ाई में भाग लिया। भरतपुर वाले किसका साथ देंगे? वो ईश्वरी सिंह का क्यों देंगे? क्योंकि सवाई जयसिंह वहां पर भरतपुर में राजा बना के आया था। बदन सिंह और राजा। तो बदन सिंह के बेटे थे राजा सूरजमल। क्या नाम था? तो सूरजमल ने किधर से भाग लिया? ईश्वरी से। बताओ, मराठे इस युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे। मराठे किधर से आएंगे? किधर से? क्यों? हाँ, मराठे क्यों आएंगे? मराठों का कोई दीन धर्म नहीं था। मराठे उधर से लड़ते जहां से पैसे मिलते। क्या मिलते? दोनों तरफ थे, दोनों तरफ। थोड़े थे ईश्वरी सिंह की तरफ और ज्यादातर किसकी तरफ थे? तो मराठों का एक ही सपना था, अपना सपना।
माधो सिंह की तरफ लिख लेते हैं अपने, ज्यादातर इधर थे इसलिए। बाकी उनको पैसे थोड़े ज्यादा मिलते थे, किसकी तरफ से लड़ लेते? ईश्वरी सिंह। तो किस किस के बीच लड़ाई? ईश्वरी सिंह और माधो। कौन कौन इधर से लड़ रहे हैं माधो सिंह की तरफ से? जगत सिंह सेकंड कहाँ का है? उमेद सिंह कहाँ का है? और दुर्जन साल कहाँ का है? कोटा। लिख लो, उतार लो ऐसे कैसे। ये तूने क्यों सुना लिखे छोड़ा? हाँ, ऑनलाइन वालों क्या हो गया तुम्हारे? मान सिंह को मिर्जा राजा का टाइटल किसने दिया? अकबर। उतार लिया? बताओ किसको जिताएं? आप कहोगे उसको जिता देंगे। ईश्वरी सिंह को जिताएं? क्यों? क्यों आपकी जी में आ गई? देखो ईश्वरी सिंह जीत गया। तुम कहोगे उसको जिता देंगे भाई, लोकतंत्र है, ज्यादा वोट है उधर, जिता दो माधो सिंह को। अब तो ईश्वरी सिंह जिता दिया। ईश्वरी सिंह वन दिस बैटल। वोट डाली नहीं तूने, बाद में आया वोट डालने, 5 बज गए। ईश्वरी सिंह वन दिस बैटल और ईश्वरी सिंह जीता। और जीतने के बाद ईश्वरी सिंह ने एक मीनार बनवाई, इसर लाठ। क्या बनवाई? जैसे अपने पढ़ते हैं उधर भरतपुर में बयाना में भीम लाठ, कौन सी थी? यहाँ पे कौन सी बनाएगी? ईसर सिंह की लाट है, इसलिए क्या बनाएगी? ईसर लाट। इसी का एक नाम और है सरगासुली। क्या नाम है? तो कौन से पिलर का या कौन से टावर का निर्माण करवाया गया? ईसर लाट या सरगास। ये चौड़ा रास्ता की तरफ कभी जाओ तो देखना, उधर बीच के अंदर, साइड के अंदर है। लिख लो, इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, ईश्वरी सिंह ने जयपुर में इसर लाट का निर्माण करवाया। कोष्टक में सरगासुली लिख लेना। ईश्वरी सिंह बिल्ट इसर लाट इन जयपुर। ईश्वरी सिंह ने जयपुर में इसर लाट का निर्माण करवाया। ईश्वरी सिंह बिल्ट इसर लाट इन जयपुर। ईश्वरी सिंह ने जयपुर में किसका निर्माण करवाया? इसर लाट का निर्माण करवाया। अगली लड़ाई वापस लिखो। राजमहल का युद्ध हो गया, अगला हुआ था बगरू। कहां पर युद्ध हुआ था? बगरू का युद्ध, अगले ही साल। बगरू तो अपने जयपुर के पास में, लिख लो बगरू का युद्ध अगले ही साल हो गया। सेम सेम उतारने, उतार लो। बोलो, खड़ी हो जाओ, खड़ी। खड़ी हो, खड़ी हो। नहीं बोलते, और किसी को नहीं बोलते, नहीं पढ़नी अपने, बैठ जा। जगमाल राजा बना था, प्रताप को जगमाल को हटा के प्रताप को बना दिया था, उसको बोलते हैं। पर याद नहीं करना, वो फर्जी गाइडों में लिखी हुई बातें, ऐसा कुछ ही नहीं होता। जगमाल प्रताप तो याद है तेरे को? याद है कौन थे? जगमाल कहाँ का राजा था? मैं कह रहा हूँ भाई, जगमाल को हटा के प्रताप को बना दिया, तो जगमाल फिर बाड़मेर वाले होंगे। हाँ? कौन सा युद्ध अगला बताओ देखे। बगरू। बगरू कब हो रहा है? 1748। किस किस के बीच में? ईश्वरी सिंह और माधो। ईश्वरी सिंह के साथ भरतपुर से कौन है? और इधर माधो सिंह के साथ मेवाड़ से, बूंदी से,
उमेद सिंह। कोटा से दुर्जन साहब। और कौन है? अच्छा, इस बार तुमने क्या कहा था? माधो सिंह जीता है ना? लिखो भाई, माधो सिंह जीत। उनकी भी तो मानो यार, ऐसे थोड़ी होता है हर बार तुम्हारी तुम्हारी चले। इस युद्ध में माधो सिंह जीत गया। माधो सिंह वॉन दिस बैटल। माधो सिंह जीतने का मतलब है युद्ध माधो सिंह ने जीत लिया। युद्ध के बाद अब आमने सामने बैठे, टेबल टॉक हुई युद्ध के बाद। भाई क्या किया जाए? मराठे आए उधर से, मराठों ने कहा भाई ये राज्य तो माधो सिंह का। माधो सिंह ज्यादा ईश्वर सिंह ने कहा राज्य तुम आज तू निकल दो, राज्य मेरा ही, और लड़ लो। तुम्हें लड़ाई करनी है तो और लड़ लो, भले तुम बगरू में जीते हो, इसका मतलब ये थोड़ी तुम जयपुर पे कब्जा कर गए, राज्य मेरा है, मेरे पास रहेगा। पर चूंकि वो प्रेशर के अंदर था कि वो इस युद्ध के अंदर हार गया था, वापस लड़ाई करने की उसकी भी हिम्मत नहीं थी। न मराठों में इतनी हिम्मत बची हुई कि लगातार युद्ध कर ले। तो ले दे के समझौता किया गया कि एक बार माधो सिंह को 5 परगने दे दो। कितने परगने दे दो? तो माधो सिंह कितने परगने दिए गए? देखो, माधो सिंह को 5 परगने दिए गए। 5 परगनाज वर गिवन टू माधो सिंह। माधो सिंह को 5 परगने दिए गए। 5 परगनाज वर गिवन टू माधो सिंह। माधो सिंह को 5 परगने दिए गए। 5 परगनाज वर गिवन टू माधो सिंह। परगने समझते हो? राजा वाले इलाके में जो हिस्से होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परगने। अच्छा, उधर बूंदी में लड़ाई चल रही है, दलेल सिंह उमेद सिंह, सवाई जय सिंह दलेल सिंह को राजा बना रहे थे। ईश्वरी सिंह भी किसको बना रहा है? दलेल सिंह। पर अब ईश्वरी सिंह हारा है तो उसे एक बात ये मनवाई गई कि अब तू वहां दलेल सिंह को राजा नहीं मानेगा, वहां राजा मानेगा उमेद सिंह। किसको मानेगा? उमेद सिंह लड़ रहा है, वो जीता तो उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए। देखो, उमेद सिंह को बूंदी का राजा बना दिया गया। उमेद सिंह वॉज मेड किंग ऑफ बूंदी। उमेद सिंह को बूंदी का राजा बना दिया गया। उमेद सिंह वॉज मेड किंग ऑफ बूंदी। उमेद सिंह को बूंदी का राजा बना दिया गया। उमेद सिंह वॉज मेड किंग ऑफ बूंदी। मराठों का एक ही काम था, पैसे लेना। मराठे गए भाई हमें पैसे दो। क्या दो? तो ईश्वरी सिंह ने कहा भाई मैं किस बात के पैसे दूं? तुम माधो सिंह की तरफ से लड़े थे, माधो सिंह से ले लो। कि वो तो ले लिए, पर लड़े तो आपके कारण ही थे। मान लो आप लड़ाई नहीं करते तो हमें माधो सिंह की तरफ से आने की आवश्यकता, हमें युद्ध हर जाना दिया जाए। क्या दिया जाए? वॉर कंपनसेशन दिया जाए। लिख लो, मराठों को युद्ध हर जाना दिया गया। वॉर कंपनसेशन वाज गिवन टू मराठास। मराठों को युद्ध हर जाना दिया गया। वॉर कंपनसेशन वाज गिवन टू मराठास। कंपनसेट करो, हम लड़ने के लिए आई थी दूर से, खर्चा पानी दो, किराया बढ़ा दो हमें। मराठों को युद्ध हर जाना दिया गया। वॉर कंपनसेशन वाज गिवन टू मराठास। अब उन्होंने खूब सारे रुपए मांगे। ईश्वरी सिंह ने कहा इतने रुपए तो है नहीं भाई मेरे पास। तो मराठा उनका अरे अरे लोड क्यों लेते हो, डाउन पेमेंट जमा करा दो, बाकी किस्तों में दे दो। तो कहा ठीक है। तो ईश्वरी सिंह ने डाउन पेमेंट तो जमा करवा दिया, बाकी बातें भी कैसे देनी है, किस्तों। अब वो 48 में डाउन पेमेंट लेके चले गए, 49 में एक किस्त दो। तो ईश्वरी सिंह ने क्या दे दी? किस्त। 50 में वापस आ गए, 50 में किलो किस्त दो। तो ईश्वरी सिंह ने कहा इस साल अकाल पड़ गया, मेरे पास रुपए है नहीं, अगले साल एक साथ 2 किस्तें ले जाना आप मेरे से। मराठों का ना, अब कोई बार बार आते रहेंगे, 3 दिन का टाइम है, यदि रुपए दे तब तो ठीक है, वरना हम जयपुर लूटेंगे, जनता से ले लेंगे, हमें तो पैसे लेने, कहीं ना कहीं से ठोक पीट करके हम तो ले ही लेंगे। तो ईश्वरी सिंह को लगा कि यार कभी कोई टाइम था जब मेरे पिताजी ने इनको मालवा के अंदर घुसने से भी रोक दिया था। कोई टाइम था जब मेरे पिताजी ने इनको नाहरगढ़ क्रॉस करने नहीं। कोई टाइम था जब मैंने इनको राजमहल के युद्ध में भगा भगा के मारा था। और बगरू में भले ही ये मेरे से जीत गए थे, लेकिन फिर भी मैंने इनको जयपुर पे कब्जा करने तो। और आज कितनी विचित्र परिस्थिति आई है कि रुपए के चक्कर में मेरे कह रहे हैं कि हम किसको लूटेंगे। और उसे लगा कि यार पैसे है नहीं, इनको नहीं दे पाए तो जयपुर को क्या करेंगे? लूटेंगे। मैं जनता को मेरी बचा नहीं सकता। राजा को लगा क्या किया जाए, जनता को मैं तो बचा पाऊंगा नहीं। राजा सुसाइड कर गया। तो मराठों से दबाव के चक्कर में ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। लिख लो, मराठों ने युद्ध हर जाने के लिए परेशान किया। मराठा टोर्चर्ड फॉर वॉर कंपनसेशन। मराठों ने युद्ध हर जाने के लिए परेशान किया। मराठा टोर्चर्ड फॉर वॉर कंपनसेशन। अतः ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। सो ईश्वरी सिंह कमिटेड सुसाइड। अतः ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। सो ईश्वरी सिंह कमिटेड सुसाइड। ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली? तो माधो सिंह इधर मालपुरा तैयार ही बैठा था। माधो सिंह फटाफट आया, यहाँ के राजा बन गया।
लिखो माधो सिंह। तो इन भाइयों भाइयों की लड़ाई ने जयपुर में किसको घुसने का मौका दे दिया? मराठों। अगला कौन है? माधो सिंह बेचारा भला आदमी था, सीधा आदमी था। माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को यह भी कहा था कि भैया देखो हिसाब तो ये कहता है राज्य पूरा मेरा है, राज्य बदे बारी समझौता कहता चंद्रकंवर का बेटा बनेगा, चंद्रकंवर का बेटा मैं हूं, तो मुझे पूरा राज्य मिलना चाहिए। पर कोई बात नहीं पिताजी, आपको राजा बना के चले गए, आधा आधा कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? ईश्वरी सिंह ने कहा आधा छोड़, मैं पाव भी नहीं दूं। पाव समझते हो? आधे का भी आधा होता है, उसको क्या बोलते हैं? पाव। 1/2 नहीं, 1/4 ही नहीं, 1/4 ही नहीं। माधो मांगे आधो, माधो मांगे ईश्वर देवे न पाव। ईश्वर क्या नहीं देना चाहता? माधो मांगे आधो, ईश्वर देवे ना पाव। ईश्वर की मर्जी चले तो पूरे पर ही दाव। ईश्वर की मर्जी चले तब तो क्या दबा ले? पूरा। पर उसकी मर्जी नहीं चल रही, पर वो पाव भी देना चाहता। पर ईश्वर की, इस ईश्वर की तो मर्जी नहीं, पर उस ईश्वर की मर्जी। और पूरा का पूरा किसको मिला? माधो सिंह को। अब जैसे माधो सिंह यहाँ राजा बना, मराठे तो बाहर बैठे ही थे। मराठों ने माधो सिंह का रुपए दे। किस बात के? तुम मेरी तरफ से 2 युद्ध लड़े थे, हिसाब क्लियर है भाई साहब अपना। उनका नाना जो हम ईश्वरी सिंह में मांगते हैं वो दे, ले लो ईश्वरी सिंह से। वो तो मर गया तो ऊपर जाके ले लो। मराठों का फालतू की बकवास नहीं। हम जयपुर के राजा से मांगते हैं, जो जयपुर में राजा की सीट पर बैठेगा वो हमें क्या देगा? रुपए। ईश्वरी सिंह जयपुर का राजा था, वो देता। वो मर गया, तू बनाया, तो अब रुपए कौन देगा? अब माधो सिंह फंस गया। माधो सिंह लगा मरा दिया, अब क्या किया जाए? माधो सिंह की माता का नाम क्या? दोनों माँ बेटे ने प्लानिंग की क्या किया जाए, और चंद्र कंवर ने जो मराठों का सेनापति था उसके पास मैसेज किया कि तुम मेरे धर्म के भाई हो। मराठों का इमोशनल कार्ड नहीं है, 101 रुपए कम दे देना, बेन वाले चक्कर के अंदर बाकी रुपए चुकाओ पटा। अरे का रुपए 101 ज्यादा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें साल भर का टाइम दे दो। क्योंकि अभी अभी हम राजा बने, तो हमें तो यही नहीं पता खजाने में कितने रुपए पड़े हैं, कितने नहीं है, टैक्स आया नहीं, एक बार थोड़ा बंदोबस्त तो करें। तो मराठों ने कहा कोई नहीं भाई, अब तुम बहन ही बन गई तो हम तुम्हें टाइम दे देते हैं, थोड़े दिन बाद हमें रुपए दे देना। ठीक है। मराठे चले गए यहाँ से पंजाब। कहाँ चले गए? लूट मार करनी थी, वो लूट मार करने अपने पंजाब चले गए। थोड़े दिनों बाद माधो सिंह ने यहाँ से मैसेज किया कि मामा जी वो रुपए तैयार है आपके। अब तो मराठी मामा जी बन गए ना, वहां पड़े रुपए तैयार है, आओ और आके ले जाओ। और ना एक काम करना, पूरे परिवार समेत आना। तो मराठों का परिवार कहाँ? तेरी मामी जी तो महाराष्ट्र बैठी है, मैं आ रखा हूँ पंजाब। हम तो इधर घूम रहे थे, सेना है मेरे साथ, तो सेना लेके आया हूँ, 4,000 फौजी है इधर आए हुए हम तो सारे। तो कहा जितने जने आओ उतने जने आके, खूब सारे लोग आना, और मैं पार्टी भी दूंगा। मैं राजा बना हूँ, राज तिलक का कार्यक्रम है मेरा, मैं पार्टी दूंगा, तो यहाँ से रुपए भी ले जाना और पार्टी भी ले जाना। मराठों का अरे पार्टी है फिर तो आएंगे, खूब सारे लोग आएंगे। मराठे खूब सारे इकट्ठे होके आए जयपुर के अंदर। उधर दिल्ली वाले गेट से घुसाया मराठों को। उधर से घुसाने के बाद वो गेट किया बंद। इधर वाले गेट पहले से बंद थे, घाट गेट और ये सारे के सारे पहले से बंद थे। कूट कूट के मार दिया मराठों को, एक भी मराठे को जीवता नहीं जाने दिया था। 11 मराठे जैसे तैसे करके परकोटा कूद के भागने की कोशिश कर रहे थे, जयपुर की जनता ने कूट कूट के मारा। जयपुर की जनता यूं टांगे पकड़ पकड़ के अंदर खींच के लाई कि कंडे जा रहे हो चाहे। कलाकंद खा बोलो। मराठे बड़ा ही कत्लेआम मचाया उस आदमी ने, कत्लेआम। लिखो 1751 ईस्वी में, इन 1751 एडी, जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया। ही मैसेकर्ड मराठाज इन जयपुर। जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया। ही मैसेकर्ड मराठाज इन जयपुर। जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया। ही मैसेकर्ड मराठाज इन जयपुर। जयपुर में मराठों को क्या करवाया? कत्लेआम करवाया। किसने? किसने करवाया? माधो सिंह ने करवाया। अब भाई मराठे बड़ा खार खा गए यार, मराठों को लगा यार कूट दिया सरे। मतलब आपकी वो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी है, उसमें एमएलए के बेटे को कूटता हो मनोज वाजपेयी, तो कहता मुकदमा हो जाता है इससे। तो उसने कहा हाँ मुकदमा ही करेंगे। तो बाद में उसको जो पुलिस पकड़ के लेके जाती है, तो वो जेल में सब देख रहे होते हैं, वो जोर जोर से कहता है एमएलए को कूट दिए थे। तो वो बात है, माधो सिंह चारों तरफ कह रहा है कि मराठे कूट दिए हम।
और अब मराठों की हिम्मत नहीं इस पर वापस हमला कर दे, लेकिन मराठों ने 7-8 साल बाद हिम्मत की, नहीं यार बदला लेंगे यार, ऐसे कैसे हो सकता है, अपने को कूट दे, अपने को मार दे, इसलिए 1759 में मराठे वापस आते हैं, काकोड़ में युद्ध होता है। कहां पर युद्ध होता है, लिखो, काकोड़ का युद्ध, बैटल ऑफ काकोड़। काकोड़ यहाँ कहां, कौन से जिले में पड़ जाता है, टोंक, लिख लो, काकोड़ का युद्ध। किसको अब काकोड़ बोलते हैं, कोई नहीं, अब काकोड़ कर दो तुम इसको, काकोड़ का, बैटल ऑफ काकोड़। इसका ससुराल ये कह रहा है क्लास में तो मूड सही रहने दो, यहाँ क्यों याद दिलाते हो ऐसी ऐसी चीजों, यही सोच रहा है तू, हाँ, ससुराल के, ससुराल केकड़ी है, हाँ, अभी क्या किए, अच्छा, अभी सगाई सगाई हुई ऐसे, चलो जाना है तो अपने कब है काकोड़ का युद्ध, अगली बार लिखवा देंगे अपने काकोड़ के दूसरे युद्ध के बारे में, आप क्या जान, या मराठे हमला करे अगली बार, तुम हमला करे तो लिख लो, क्या कौन सा युद्ध है, किस किस के बीच में, कोटम मराठों को इसने भयंकर, मराठे चपले लेके भागे थे यहाँ से वापस, देखो इस युद्ध में भी माधो सिंह जीत गए, माधो सिंह वॉन दिस बैटल, इस युद्ध में भी माधो सिंह जीत गया, माधो सिंह वॉन दिस बैटल। अगला युद्ध लिखो, बटवाड़ा का युद्ध, बटवाड़ा 12 अंक के अंदर एक जगह पड़ती है, ये कोटा के राजा के साथ हुआ, और कोटा के राजा का नाम था शत्रुसाल, क्या नाम था, शत्रुसाल, बटवाड़ा 12 में जगह, कर लिया, माधो सिंह और शत्रुसाल, शत्रुसाल कहां का राजा, कोटा, कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं, अच्छा, हुआ क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला जब मरा दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में नया मुगल बादशाह बनता है अहमद शाह, कौन बनता है, अहमद शाह की अपने भरतपुर वाले राजा साहब सूरजमल जी, और उधर एक लखनऊ का नवाब है सफदर जंग, क्या नाम है, बनती, मतलब एक तो अहमद शाह की सूरजमल से नहीं बन रही, एक अहमद शाह किससे नहीं बन रही, सफदर, माधो सिंह अहमद शाह दोस्त है, तो अहमद शाह ने माधो सिंह को कहा कि यार इन दो राजाओं से मेरी बनती नहीं है, तुम मेरा समझौता करवा दो, इसलिए माधो सिंह ने इन दोनों राजाओं के साथ अहमद शाह का क्या करवा दिया, चारों एक टेबल पर बैठ गए, समझौता हो गया, इन्होंने उनकी बात मान ली, उसने इनकी बातें मान ली, तो अहमद शाह बड़ा राजी हुआ, अहमद सिंह का यार माधो सिंह, मेरे दो जो नहीं बन रही थी उन लोगों से तूने मेरी बनवा दी, जा मैं तुझे रणथंभौर का किला गिफ्ट में देता हूँ, कौन सा किला गिफ्ट में देता हूँ, कौन सा, अहमद शाह के पास खुद के पास रणथंभौर था ही नहीं, रणथंभौर किसका है, शत्रुसा, पर अब मुगल बादशाह को लगा कुछ ना कुछ तो दे, मुगल बादशाह के ढलते हुए दिन थे, कुछ था तो था नहीं, यूं बोल दिया, भाई मैं आपको अब चलता ही कर दूंगी, लो सोने की चेन गिफ्ट देता हूँ, तो आपको सर खुद तो लाओ, खुद तो धागे बांध बांध के घूमते हो, हमें सोने की चेन, अहमद शाह ने वैसे दिया। अच्छा, माधो सिंह ने आके रणथंभौर के किले पे कर लिया कब्जा, कब्जा किया, शत्रुसाल ने पूछा भाई साहब किधर है, ये इस किले में कैसे है तुम, तो उसने कहा मुझे अहमद शाह ने गिफ्ट दिया, उसने कहा अहमद शाह के बाप का थोड़ी है, अहमद शाह कैसे गिफ्ट दे सकता है, मेरा किला है,
तो माधो सिंह ने कहा अब तो मुझे दे दिया। तो 17 साल बेचारा अपना किला वापस लेने के लिए आया। तो ये युद्ध कौन से किले को लेके हुआ? कौन से किले को? लिख लो कारण, रणथंभौर किला। रीजन बराबर लिख लो, रणथंभौर फोर्ट। क्या कारण है? रणथंभौर किला, रणथंभौर फोर्ट। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य तो ये कहता है किला किसका है? शत्रु साल। देखो इस युद्ध में शत्रु साल जीत गया। शत्रु साल वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में शत्रु साल जीत गया। शत्रु साल वॉन दिस बैटल। फिर अपने को लगता है कि यार जिस माधो सिंह ने खुद युद्ध लड़के जीत के अपना राज्य प्राप्त किया, भाई राजमल बगरू तो लड़ाई है। जिस माधो सिंह ने मराठों को भगा भगा के मारा, उनको काकोड़ के युद्ध में हराया, वो किससे हार गया? शत्रु कोटा वालों से हार गया। पर जब बाद में कोटा वालों के सेनापति का नाम देखते हैं, जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? पढ़ा था हमने। देखो इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला था। जालिम सिंह झाला वाज कमांडर इन चीफ ऑफ कोटा इन दिस बैटल। नाम जालिम है वैसा। इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला था। जालिम सिंह झाला वाज कमांडर ऑफ कोटा इन दिस बैटल। कोटा का सेनापति कौन था? आप तो एक दूसरी चीज पे ध्यान दो। जालिम सिंह झाला 1761 में बंटवारा लड़ रहा है। 1761 में कौन सा युद्ध लड़ रहा है? यही जालिम सिंह झाला 1821 में लड़ रहा है मांगरोल। क्या लड़ रहा है? 1761 से 1821 कितने साल हो गए? 60। कितने साल हो गए? 60 साल तक बंदा युद्ध युद्ध और युद्ध कर रहा है। नाम जालिम नहीं है। आदमी भी क्या है? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर। अरे जालिम सिंह झाला बड़ा गजब आदमी था। दोस्तों का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन, उस टाइप का था। मतलब सबको इसने अंगुलियों पे नचाया था। जी में आता तब मराठों का पक्ष लेता, जी में आता तब मराठों को कूटता, जी में आता। अंग्रेजों के पक्ष में सबसे पहले कोई आदमी गया था तो वो कौन था? जिसने बहुत पहले अंग्रेजों को कहा था, अरे जम्पस्टोड को कहा था, आंखें खराब हो गई लेकिन तुम्हारी आवाज के कॉन्फिडेंस को देख के मुझे लगता है कि अगले 10 साल के अंदर तुम पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करोगे। तो मतलब दूरदर्शी आदमी था, गजब बड़ा दूरदर्शी था। मराठों का एक कमांडर हुआ करता जसवंत राव होलकर। कौन कमांडर था? जब ये अंग्रेजों का साथ देता है तो जसवंत राव होलकर कोटा पे हमला कर देता है। कोटा पे हमला करता है तो जसवंत राव होलकर को कहता है हम तेरे को 10 लाख रुपए दे देंगे और तू चला जाए यहाँ से, और लड़ाई मत कर हमसे। तो उसने कहा रुपए दो। तो इसने कहा 3 लाख तो अभी ले जा, 7 लाख बाद में देंगे, अभी है नहीं। तो होलकर ने कहा ठीक है बाद में ले लेना। उस घटना के थोड़े दिन बाद होलकर पागल हो गया और होलकर को अब याद नहीं रहता, कोई घटना याद नहीं रहती। बस होलकर सारी बातें भूल गया कि वो कौन है क्या। उसको एक बात याद थी कि जालिम सिंह से 7 लाख रुपए मांगता है। तो होलकर जालिम सिंह झाला काका कहता था। जालिम सिंह झाला की उम्र हो गई थी भाई तब तक ज्यादा, तो वो कहता भाई काका से 7 लाख मांगता हूँ, काका से 7 लाख मांगता हूँ। तो मराठे आ गए बेटे लेने के लिए, और जसवंत राव होलकर की तरफ से आए मराठे आके जालिम सिंह झाला का कि 7 लाख रुपए उसने किस बात के? अरे किस बात के? किसके? और हम मांगते हैं 7 लाख रुपए? किसने कहा? कहाँ लिखा पड़ी है? भाई वो बातचीत ही हो रही है दोनों के बीच में। तो कहा जसवंत राव होलकर कहता है, यार जसवंत राव होलकर तो लुगाई को मां कहता है आजकल, तो भूल गया था बापड़ा कौन है कौन नहीं है। तो अब उसकी बातों का तो क्या माना जाए? ये मराठों को रुपए खा गया था। मराठे पूरे भारत में रुपए खाया करते थे। मराठों को रुपए यदि किसी नहीं चुकाए तो वो आदमी कौन है? जालिम सिंह। कौन सा युद्ध जीतवा था कोटा वालों को? ये बट किसको हरा था? अब लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। अब कहा भाई माधो सिंह ने कहा एक शहर बसाएंगे नया, अपने नाम से बसाएंगे, सवाई माधो सिंह। सवाई जय सिंह के बाद में सबके नाम कहेंगे सवाई। सवाई माधो सिंह ने बसाया नाम है सवाई माधोपुर। क्या नाम है? इस युद्ध के 2 साल बाद। कब बसाएंगे? 1763 लिख लो। 1763 ईस्वी में, इन 1763 एडी। 1763 ईस्वी में, इन 1763 एडी। 1763 ईस्वी इन 1763 एडी सवाई माधोपुर की स्थापना की। ही फाउंडेड सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की स्थापना की। ही फाउंडेड सवाई माधोपुर।
तो सवाई माधोपुर की स्थापना कब हुई? 1763। जयपुर 1727। बीकानेर 1481। जोधपुर 1559। उदयपुर और 1400 और ये 1559। सिरोही 1425। अजमेर, अब कभी आ जाए सुमिलित कीजिए स्थापना वर्ष और नगर बता दोगे सबके? फिर आप कहते हो सर सन याद नहीं होते। आप क्या कहते हो? याद तमाम चीजें होती है यदि उनको कोई करे, यदि उनको कोई अपने पहले ही कह देते हैं ये तो याद नहीं होगा। इसमें भाई साहब बिच्छू जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे याद करने की कोशिश की डंक मार देगा आके, इसलिए ये तो अब मैं पढ़ाई अपने याद है देख लो। छह ही लिखे हैं, इतने ही लिखे, 6-7 ही लिखे, वो सारे के सारे तो आपको याद। ये चाकसू आपका जयपुर के पास जगह पड़ती है, या चाकसू में शीतला माता का मंदिर बना है। किसका मंदिर बना है? देख लो, चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। हे बिल्ड शीतला माता टेम्पल एट चाकसू। चाकसू जयपुर में, चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। हे बिल्ड शीतला माता टेम्पल एट चाकसू। अपने जयपुर में एक महल बनवाए। ये मोती डूंगरी मंदिर जाते हो आप गणेश जी वाले, इसके ऊपर महल बने में देखना कभी, है ना, ऊपर की तरफ। वो जो मोती डूंगरी वाला महल है वो इसी ने बनवाया था। लिख लो, मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया। कोष्टक में जयपुर लिख लो। ही बिल्ट मोती डूंगरी पैलेस, मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मोती डूंगरी पैलेस, जयपुर में है ना। मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मोती डूंगरी पैलेस। कौन सा महल बनवाया? मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया। किसने? माधव सिंह। कौन सा महल बनवाया? मैं यहाँ जयपुर में नया नया पढ़ने के लिए आया, पढ़ने के लिए आते दिन बाइक लेके किसी दोस्त के साथ वहां से जा रहे थे, तो दोस्त ने कहा कि वो ऊपर देख रहा है तो हाँ, का वो है ना मोती डूंगरी महल है। और हाँ यार, नीचे जब मोती डूंगरी का मंदिर है तो ऊपर जो महल होगा मोती डूंगरी का महल। मोती डूंगरी मतलब पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम मोती है, तो मोती डूंगरी की पहाड़ी पर जो भी महल बनेगा वो मोती डूंगरी महल। उनका इसके अंदर है ना एक शिव जी का मंदिर है। मगो अच्छा, का उस साल में एक ही बार खुलता है, महाशिवरात्रि। ऑब्वियस सी बात है, शिव जी का मंदिर कब खुलेगा? का 4 बजे लाइन लगनी शुरू होती है। इतनी भीड़ आती है, इतनी भीड़ आती है भयंकर। 4 बजे लोग दर्शनों के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब एक ही बार खुलता है तो लोग इतने आने ही। तेरे मेरे जैसे का तो नंबर ही नहीं है, इतने लोग आते हैं भाई साहब। ठीक, कोई साल भर बाद में एक बार कभी और निकल रहे थे, कोई दूसरे सीनियर कोई साथ में थे, उन्होंने वापस कहा ऊपर देख रहे हैं ये मोती डूंगरी का महल है वहां। इसमें ना एक शिव जी का मंदिर है, साल में एक ही बार खुलता है शिवरात्रि को। इतनी भीड़ आती है, 4 बजे लोग आग खड़े हो जाते हैं, सड़कों तक भीड़ आ जाती है। तेरे मेरे जैसे का तो कभी और निकले तो एक दिन एक दोस्त ने और सेम बात की मेरे साथ। अभी कोरोना की बात है, कोरोना या कोरोना जब हटा था बीच में थोड़ा सा, तो मैं और मैथ्स वाले सर, मैथ्स पढ़ाने आएंगे आपको, कृष्णा सर आएंगे, तो हम दोनों जा रहे। कृष्णा सर गाड़ी चलाए, मैं बराबर बैठा। जैसे वहां पर आया तो कृष्णा सर ने कहा राजवीर सर, मैं सर रुको, वो मोती डूंगरी के महल है, उनमें शिव जी का मंदिर है, साल में एक ही बार खुलता है, वो शिवरात्रि को खुलता है। इतनी भीड़ आती है कि 4 बजे आके लोग लाइन बनाते हैं। मैं नहीं आ रहा क्योंकि मेरा वहां नंबर तो, आप गाड़ी पे ध्यान दो सर, ये कमेंट्री पूरी मुझे याद हो गई है, क्योंकि जयपुर में इसके अलावा कोई दूसरी इस महल के बारे में बात मैंने आज तक सुनी, तो आप भी ध्यान रखना। वो कौन सा महल है? साल में किसका मंदिर है? कब खुलता है? भयंकर भयंकर। कितने बजे लाइन लगती है? आपका नंबर अगला रहा, अगला रहा लेगो प्रताप सिंह। बताइए, नंबर नहीं आएगा तो क्यों जाए? है? ना ना, नंबर नहीं आ रहा है साहब एकदम।
अच्छा, मराठे जब तक माधो सिंह जीवता रहा, मराठों ने हिम्मत नहीं की जयपुर की तरफ आने की। माधो सिंह से डर ही लगा उनको। पर मराठों को था यार कि अपने को भगा भगा के मारा है यार इस आदमी। जयपुर वालों ने अपने साथ इतनी बेइज्जती की, भाई वो मराठे जो पूरे भारत में किसी से नहीं हार रहे थे, जयपुर वाले यार कूट रहे हैं उनको, तो उन्होंने कहा यार बदला तो लिया जाएगा। इसलिए प्रताप सिंह के टाइम में मराठे वापस आए। यहाँ जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है तुंगा। कौन सी जगह? लिखो, तुंगा का युद्ध, बैटल ऑफ तुंगा। जयपुर के पास में तुंगा बस्सी। मैं लिखूं वैसे वैसे उतार लो एक बार, फिर अपने बात करें। उतार लो एक बार, ऐसा कैसा उतार लो, फिर मैं एक एक बात बता दूंगा। उतार लिया? कौन सा युद्ध बताओ? तुंगा का युद्ध कब हो रहा है? 1787। जयपुर का राजा कौन है? पर ये वो समय था जब मराठे पूरे भारत को लूटने लग गए थे। वो जयपुर पे भी हमला कर रहे थे, जोधपुर पे भी हमला कर रहे थे। समझ में आया कि यार अकेले के लड़ने से तो पार पड़ेगी, तो जोधपुर के राजा भी सहायता करने के लिए। जोधपुर के राजा कौन है? विजय सिंह। तो दोनों राजा मिलकर लड़ रहे हैं, जयपुर जोधपुर। जयपुर के प्रताप सिंह और जोधपुर के विजय सिंह। सामने कौन है? मराठों का जो सेनापति, उनका नाम है महादजी सिंधिया। क्या नाम है? वसुंधरा राजे जी के सरदादा जी, लड़दादा जी, परदादा जी, कुछ ना कुछ रहेंगे। डायरेक्टली नहीं, एग्जैक्टली, मतलब बीच में चेंज ही नहीं हुई है पीढ़ियां, उसी पीढ़ी के अंदर चलते आ रहे हैं वो। तो महाजी सिंधिया ग्वालियर के राजा हुआ करते, मराठों के बड़े कमांडर थे। महाजी सिंधिया मराठों के सर्वकालिक महानतम सेनापति में, जो भारत के अंदर कहीं भी हारे। महाजी सिंधिया अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ने के लिए गए तो अंग्रेजों को हरा के थे महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया नहीं हारे। मुगलों के खिलाफ लड़े तो मुगलों को हरा के। कहीं जिस युद्ध में महाजी सिंधिया, उन युद्धों के अंदर कौन जीतेंगे? मराठा। एक युद्ध है इसमें महाजी सिंधिया चपले लेके भागे थे, तुंगा। कौन सा युद्ध है? देखो, इस युद्ध में मराठों को हरा दिया गया था। मराठास वर डिफीटेड इन दिस बैटल। इस युद्ध में मराठों को हरा दिया गया था। मराठास वर डिफीटेड इन दिस बैटल। बड़ा गजब का युद्ध था। मराठों में बड़ा कॉन्फिडेंस था, जयपुर के नजदीक तक के आ गए थे मराठे। बस तुंगा मतलब है जयपुर से 30-40 किलोमीटर इधर निकलते एकदम। और मराठों में लगता था अब जयपुर को जाके लूटेंगे ढंग से। और लंबी चौड़ी विशाल का सेना लेके आए हुए थे मराठे, और गजब से ही लड़े थे जयपुर जोधपुर वाले। युद्ध भी शानदार वाला युद्ध था, और मराठे भागे थे। मतलब कहते महाजी सिंधिया जब यहाँ से भागे थे, तो महाजी सिंधिया ने कहा था कि मैं सौगंध खाता हूँ कि जयपुर और जोधपुर दोनों को बर्बाद कर दूंगा, मैं रहने नहीं दूंगा। जयपुर जोधपुर का दुनिया में नाम नहीं होगा ऐसे कोई शहर है। मुझे आ रहा है, महाजी सिंधिया को आ रहा है, वरना मैं इधर मुंह ही नहीं करूंगा। फिर किया ही नहीं उन्होंने मुंह। भाई ये बर्बाद तो होने से रहे ना। इतनी भयंकर बेइज्जती हुई थी महाजी सिंधिया की। तो मैं तो कोरोना में एक बार फ्री बैठा था, तो मुझे हमेशा ये युद्ध अट्रैक्ट करता। यार अपने राजस्थान में और युद्धों के बारे में पढ़ते हैं, भाई अपने पढ़ते तराइन। तो तराइन क्यों पढ़ते हैं हम? तराइन पढ़ते हैं साहब, जो तुर्क अपने चरम पे थे उस समय उनसे अपना पृथ्वीराज लड़ रहा था, है ना। हम पढ़ते हैं हल्दी घाटी, कि जब अकबर जब चरम पे था उस समय महाराणा प्रताप उनसे कौन सा युद्ध लड़ रहे थे? हल्दी। हम तुंगा क्यों नहीं पढ़ते कि मराठे जब चरम पे थे तब मराठों को राजस्थान में भयंकर तरीके से हरा दिया गया। मराठे पूरे भारत में नहीं आ रहे यार, अंग्रेजों से नहीं आ रहे हैं मराठे इन दिनों के अंदर, और कहां पर आके जा रहे हैं? राजस्थान। तो मैं तुंगा गया देखने के लिए, और मुझे पता था यार तुंगा में जयपुर जोधपुर वाले भी खूब सारे लोग शहीद हुए थे, तो उनकी छतरियां वगैरह होगी। पर अब तो तुंगा वो छतरियां जहां थी वो भी हट उठ आ गई, 2-3 छतरियां पड़ी है। बाकी ज्यादातर वहां की लोकल पब्लिक को भी नहीं पता ज्यादातर बातें। एक वो पत्रकार महोदय मिले थे, उन्होंने हमें फोन पे बात हुई उनसे, तो उन्होंने कई बातें बताई कि सर ये बात है, ये बात है, ये बात है, एक छतरी वहां, एक छतरी वहां, एक छतरी वहां, आप देख लो। तो हम वो 2-3 छतरियां थोड़ी देख के भी है। फिर हमने उनसे कहा कि सर आप मिल लेते, हमसे थोड़ा और लिख लेते इसके बारे में। मैं तो बाहर हूँ,
और हमारे प्रिंसिपल सर है इस स्कूल के, उनसे जाके मिल लो। तो तुंगा गांव से बाहर निकलते प्रिंसिपल सर का घर था, हम उनके पास गए। सर ने गजब का रिसर्च कर रखा। मतलब हम गए तो सर यूं काम लगे हुए थे, पर हमने जाकर कहा कि सर हम वो तुंगा के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते थे। हमें पता चला कि सर आपसे ज्यादा बेहतर तुंगा युद्ध के बारे में कोई भी जानता। और सर को भी खूब अच्छा लगा कि अरे यार आप तुंगा युद्ध के बारे में जान रहे हो। वो बोरियां भरे हुए डॉक्यूमेंट्स लाए, ला के हमारे तुंगा का। तो उनको वो यूं बात भी बता रहे तो यूं लगे जैसे खुद तुंगा लड़े थे। ये लोकेशन, यहाँ से सेना आगे बढ़ी, यहाँ पे ये लड़ा था, यहाँ पे ये लड़ा था, इधर से इसने अटैक कर दिया, इधर से इसने अटैक कर दिया, यहाँ पे फलाना खड़ा था, यहाँ पे फलाना खड़ा। एक एक चीज उनका डिस्क्राइब। पर अब वो सर की भी उम्र हो गई तो उनका यार अब मैं तो इतना कर नहीं सकता। बाकी मैंने तो कभी ये किया था, जयपुर में रॉयल फैमिली वालों से मिला, जयपुर में नेताओं से मिला। मैंने कहा यार तुंगा का युद्ध तो सेलिब्रेट होना चाहिए। जब भी तुंगा का युद्ध की बात है तो ये जयपुर में बड़ा कार्यक्रम करवाना जानते। जब हल्दी घाटी उत्सव हम ये करवाते हैं तो तुंगा उत्सव करवा लो। बताओ, उससे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को पता चले। अब स्थिति है कि हमारे तुंगा गांव में बच्चों को नहीं पता कि तुंगा के युद्ध हुआ था। इससे बड़ा तो हम और क्या करेंगे। तो सर यूं बड़े जोरदार शानदार बातें बताई थी। तो आप भी कभी उधर से निकलो तुंगा तब याद करना कि महाजी सिंधिया कौन से युद्ध से वापस भाग के गए थे, तुंगा के। पर मराठे आए, वापस आए थे। सिक्कर में अपने एक जगह पड़ती है पाटन, कौन सी जगह, लिखो पाटन का युद्ध। बैटल ऑफ पाटन, सेम सेम 2 साल बाद में। बस इधर महाजी नहीं है इस बार, एक फ्रेंच कमांडर भेजा गया था, डी बॉय। अंग्रेज फ्रेंच आए हुए थे इन दिनों में, तो वो लड़ लिया करते किसी की भी तरफ से। एक फ्रेंच कमांडर भेजा गया था, डी बॉय। पाटन का युद्ध कब हुआ, 1789। वही जयपुर से कौन है, प्रताप सिंह। जोधपुर से कौन है, विजय सिंह। और सामने से कौन है, मराठे। मराठों का सेनापति कौन है, डी बॉय। डी बॉय कौन से देश का था, फ्रांस। फ्रांस का था डी बॉय। इस युद्ध के अंदर इस बार मराठे जीते, लिख लो। इस युद्ध में मराठे जीत गए, मराठास वोन दिस बैटल। इस युद्ध में मराठे जीत गए, मराठास वोन दिस बैटल। इसमें भी मराठों को हरा हरू देते ही, पर इनमें आपस में फूट पड़ गई जयपुर जोधपुर वालों। हुआ क्या कि जब तुंगा जीत गए थे ना, तुंगा जीतने के बाद जब शाम को सेलिब्रेशन कर रहे थे, अरे जीत गए जीत गए जीत गए, तो एक कोई कवि थे जोधपुर के, कहां के कवि थे, और उन्होंने कोई दुआ बोला कि उखड़ती आमेर ने राठौड़ा खरी राखी। बोलो दे क्या है, उखड़ती आमेर ने राठौड़ा, आमेर उखड़ रही थी। मराठे आमेर को क्या आए थे, लूटने आए थे। किसने बचाया, जोधपुर वाले राठौड़ आए, उन्होंने आके आमेर को बचाया। यदि जोधपुर वाले राठौड़ नहीं आते तो आमेर को मराठे उखाड़ देते, लूट लेते। ये आमेर वालों को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा अच्छा, मतलब इतने साल तुम नहीं आए थे, जैसे हम तो लूट ही गए, तुम ही बचाते हो हमें। इसलिए पाटन वाले युद्ध के अंदर जो जयपुर वाले कछवाहा थे न्यूट्रल हो गए, ये लड़े ही नहीं। उल्टा इन्होंने मराठों को कहा, इनको देखो रे जोधपुर वाले राठौड़ों को, ये बड़े यूं उखाड़नार लूटनार बचाते रहते हैं। इसलिए मराठों ने अपना पूरा जोर किस पे लगाया, इधर वाला पे लगा। वो थोड़ा न्यूट्रल रहे, तो फिर ये यहाँ से निकल ही गए। राठौड़ हारे, यहाँ से हार के निकल गए। मेड़ता के पास में जाके वापस राठौड़ लड़ते हैं, डी बॉय से वापस लड़ते हैं। लेकिन वहां भी इनके बीच में मिसकम्युनिकेशन होता है, इनकी खुद की सेना के बीच में। डी बॉय वहां पर वापस जीतता है। और कहते डी बॉय जब बीमार, लास्ट में बूढ़ा हो गया था, बीमार था, अपने गांव के अंदर फ्रांस में रहा करता था, तो जेम्स उससे मिलने के लिए गया था। कौन मिलने गया, तो जेम्स जब अपनी बुक लिख रहा था राजस्थान पे, तो वो डी बॉय से मुलाकात करता है। तो उसने डी बॉय को कहा, डी बॉय मैं राजस्थान पे बुक लिख रहा हूँ, और मुझे पता है कि तुम वहां राजस्थान में युद्ध लड़के आए थे, तुम जीत के आए थे, पाटन जीते थे, मेड़ता में जीते थे बाद में, तुम्हारा क्या कहना है उनके बारे में, राजस्थान के लोगों के बारे में, युद्धों के बारे में। तो जेम्स अपनी बुक में लिखता है कि डी बॉय रोने लग गया था। डी बॉय ने कहा था कि यार मैंने खूब अपनी जिंदगी में युद्ध लड़े होंगे, अलग अलग देशों में लड़े होंगे, अलग अलग दुश्मनों के खिलाफ जाके लड़े होंगे, मैंने उनसे बहादुर लोग नहीं देखे। यार साफ साफ पता था हार रहे, तोपें चल रही थी, उसके बावजूद भाले लेके सामने खड़े हो गए। तो डी बॉय यूं खूब तारीफें करता है आपने कि हम जीते थे पाटन में, मेड़ता के अंदर, लेकिन हमें खूब सामने से यूं विरोध का सामना करना पड़ा था, और वो बहादुरी से लड़ते हुए युद्धों के अंदर मारे गए थे। मैं जब उन सर से मिला था, उन सर ने वापस कहा था, यार डी बॉय के गांव में एक बार फंक्शन था,
और मैं वहां जाना चाहता था और उन डी बॉय के गांव वालों को बताना चाहता था कि तुम्हारी डी बॉय तुंगा में भी आया था। डी बॉय कहाँ आया था? तुंगा, तुंगा वाले में भी डी बॉय था, पर उसमें मुख्य सेनापति कौन थे? महाजी। तो वहां डी बॉय का जब वो हो रहा था तो वो सब बता रहे भाई डी बॉय ये जीत गया, डी बॉय ये जीत गया, डी बॉय ये जीत गया। मैं बताना चाहता था कि हमारे गांव में तुम्हारा डी बॉय क्या नहीं जीत के आया था। तो मैं यार कोई बंदा का युद्ध से जुड़ा हुआ या अपने गांव से जुड़ा हो तो उनको कितना अच्छा लगता है। अच्छा डी बॉय का नाम है, इसको भी हमने तो रहा था, भले ही सर नहीं लड़े होंगे, उनके पूर्वज लड़े होंगे उस युद्ध के अंदर, पर फिर भी बंदे को लगाव तो रहता ही। ये आपके दूसरा युद्ध कौन सा हो गया? पाटन। तीसरा युद्ध लिखो मालपुरा। बैटल ऑफ मालपुरा। ये फिर कई साल बाद में हुआ, कई साल मराठे आए नहीं थे। ये युद्ध जाके 1800 में होता है। इतने में इधर डेथ ही हो गई थी विजय सिंह की तो, और जोधपुर में नए राजा बन गए थे भीम सिंह। इधर से भी डी बॉय नहीं आया, इधर से महाजी सिंधिया भी मर गए थे। तो इधर से महाजी सिंधिया की जगह जो ग्वालियर का नया राजा बना वो आया दौलत राव सिंधिया। उतार लो, ऐसे कैसे उतार लो पूरा? दो नाम चेंज करने, ये नाम चेंज कर लो। उतार लिया। इस बार मराठे वापस जीत गए, लिख लो। इस युद्ध में भी मराठे जीत गए थे। मराठाज वोन दिस बैटल। इस युद्ध में भी मराठे जीत गए थे। तीन युद्ध बताओ कौन कौन से? तुंगा, पाटन और मालपुरा। अपने से तुंगा ही पूछेंगे। 2010 के मेंस में तुंगा था, क्योंकि अपने जीते किस में थे? आपकी मान डाकण कुण गए, क्यों पूछे जिसमें आ रहे थे? तुंगा की स्टार लगा लो। 2010 के मेंस में आगे लिख लो उसके। ये मेंस का सवाल है। अब आगे लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां। प्रताप सिंह वास्तव में यदि किसी चीज के लिए फेमस है तो अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए। प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे बड़ी चीज तो, आप कभी गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप जयपुर सर्च कीजिए, फिर उसकी इमेज देखिए। जयपुर में इमेज क्या थी? सबसे पहले इमेज आएगी हवा महल। मतलब जयपुर का पर्याय यदि कुछ बन गया तो क्या बन गया? वो हवा महल यदि किसी ने बनाया था तो किसने बनाया था? प्रताप सिंह। एक नंबर लगा अगली को, हवा महल। हवा महल अंग्रेजी में भी हवा महल ही लिखना। इनके नाम यही था, विंड पैलेस नहीं लिखना। नहीं, कई जगह विंड पैलेस कहते हैं ऐसे जो महल बने हुए उनको, पर अपने वाले को उसको हवा महल नाम से जानते। देखो फाउंडेशन 1799। वास्तुकार लिखो लाल संतुष्टा। कौन है वास्तुकार? कौन है बताओ देखिए? लालचंद दुस्ता। किसका वास्तुकार है लालचंद दुस्ता? हवा महल की स्थापना कब की? आप हवा महल का, हम जो पार्ट देखते हैं ना हवा महल का, वो उसका बैक साइड। उधर बैक साइड से आप हवा महल को जब देखोगे तो आपको लगेगा भगवान कृष्ण का मुकुट है। किसका मुकुट है? कि भाई जयपुर वाले खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे, तो मंदिर जब बनाया गया उसकी शेप कैसी बनाएगी? भगवान कृष्ण के, लिख लो आकृति, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान शेप, लाइक क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, लाइक क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, लाइक क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है? देखो यह एक 5 मंजिला इमारत है। इट इज ए 5 फ्लोर बिल्डिंग। यह एक 5 मंजिला इमारत है। इट इज ए 5 फ्लोर बिल्डिंग। मैं नाम लिख रहा हूँ वो मंजिलों के, आप उतार लो।
मंदिर मंदिर सबके आगे लिख लेना, सबके आगे, इनके आगे भी लिख लो, मंदिर मंदिर लिखी दो, याद रह जाएंगे इस बार। क्या क्या नाम बताओ देखिए? शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। क्या क्या नाम बताओ देखिए? शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश। पहली जो मंजिल है उसका नाम क्या है? शरद। ऊपर वाली रतन, ऊपर वाली विचित्र, ऊपर वाली प्रकाश, सबसे ऊपर वाली। तो वास्तव में जो सबसे ऊपर वाले का नाम है हवा महल। मंदिर का मतलब है ना ये महल ही, अलग अलग महल, एक नीचे महल, फिर उसके महल, फिर उसके ऊपर महल, फिर उसके ऊपर महल। तो वास्तव में मंदिर का मतलब महल ही होता है। जो इसको आजकल अपने मंदिर बोलते हैं, इसको बोलना चाहिए देव मंदिर। क्या बोलना चाहिए? देव मंदिर बोलना चाहिए। पर वो इतने पॉपुलर नाम हो गए कि अब उसको अपने देव मंदिर नहीं बोल के क्या बोलने लगे? मंदिर ही बोलने लगे। बाकी मंदिर पहले महल के लिए यूज में लिया करते थे। तो नीचे वाला हो गया आपका शरद महल, रतन महल, विचित्र महल, प्रकाश महल, हवा महल। तो सबसे ऊपर वाले का नाम हवा महल है। लेकिन बाद में पूरे को एक साथ ही अपने क्या बोलने लगे? जो ये पहली मंजिल आपकी जो शरद महल है या शरद मंदिर है, इसमें एक कमरा है जिस कमरे का नाम था प्रताप मंदिर। क्या नाम था? आजकल उसमें म्यूजियम बना रखा। क्या बना रखा? तो म्यूजियम चलता है वो कौन से में कौन से कमरे में चलता है? प्रताप मंदिर। प्रताप मंदिर कौन सी मंजिल पे बना हुआ है? शरद में। तो शरद मंदिर के कोष्टक में यहाँ लिख लो प्रताप मंदिर, ताकि याद रह जाएगा आपको। एक बार सवाल है, प्रताप मंदिर कौन सी मंजिल पर बना हुआ है? फर्स्ट प्रताप मंदिर। म्यूजियम बना रखा आजकल उसको। ये मंजिलें बनाएगी, इन सब मंजिलों में छोटे 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 झरोखे बनाएंगे, ताकि यहाँ से हवा आती है, ज्यादा खूब सारी हवा आती है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया इसका? हवा। 953 झरोखे। कितने झरोखे? लिख लो। यहाँ पर 953 झरोखे बने हुए। देयर इज 953 कैसमेंट्स। यहाँ पर 953 झरोखे बने हुए। देयर इज 953 कैसमेंट्स। कितने झरोखे बने हुए? जयपुर में दो त्योहार बड़े जोर शोर से मनाए जाते, तीज और गणगौर। क्या बनाते? सवारियां निकलती तीज गणगौर की। सवारियां हमेशा राजमहलों से निकलती। अब पूरे राजस्थान से लोग उमड़ते भाई तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए, बाहर से लोग भी आया करते। तो रानियों ने, जो राज परिवार की महिलाएं थी, उन्होंने प्रताप सिंह को शिकायत की, और प्रताप सिंह को कहा कि देखो राजा जी, पूरा राजस्थान तीज गणगौर देखने के लिए जयपुर आ सकता है, लेकिन जयपुर की खुद की जो राज परिवार की महिलाएं, वो तीज और गणगौर की सवारी नहीं देख सकती। पर्दा प्रथा होती, रानियां बाहर जाके देख ही नहीं सकती। तो प्रताप सिंह ने कहा कि ठीक है, महल बनेगा, इसका जो बैक साइड होगा, उधर से जब सवारी निकलेगी तो उन झरोखों में बैठ के तुम सवारी देख ले। तो रानियां यहाँ से तीज और गणगौर देखती। क्या देखती थी? देख लो। रानियां यहाँ से तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। क्वींस यूज्ड टू वॉच तीज एंड गणगौर प्रोसेशंस फ्रॉम हियर। रानियां यहाँ से तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। क्वींस यूज्ड टू वॉच तीज एंड गणगौर प्रोसेशन फ्रॉम हियर। तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। यूज्ड टू वॉच तीज एंड गणगौर प्रोसेशन फ्रॉम हियर। किसकी सवारी देखती? उसके लिए क्या बनाया गया आपका? हवा महल। कितने मंजिल का है? 5 मंजिलों के नाम बता दो। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश। म्यूजियम प्रताप मंदिर में वो कौन से में बना हुआ है? कि शेप कैसी दिखाई देती? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। चलो आगे लिखते हैं। प्रताप सिंह संगीत की अच्छी समझ रखते थे, और ब्रिज निधि नाम से कविताएं लिखते। किस नाम से कविताएं लिखते? भाई कविताएं जब लिखते तो कविताओं में अपना नाम प्रताप सिंह नहीं लिखते, पर कविताओं में अपना नाम क्या रख लेते? लिख लो। प्रताप सिंह ब्रिज निधि नाम से कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज, विद पेन नेम ब्रिज निधि। ये कविता में दूसरा नेम जो यूज लेते, पेन नेम बोलते हैं उनको, विद पेन नेम। अच्छा शब्द होंगे, तखल्लुस, अलग अलग ऐसे नाम रखने अपने। प्रताप सिंह ब्रिज निधि नाम से कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज विद पेन नेम ब्रिज निधि। किस नाम से? ये तो अभी तक ही, आप में से जो हिंदी साहित्य वाले उस दिन अपने हाथ खड़े कर रहे थे, आपने यदि पढ़ा है तो आप पढ़ते हैं कि अपने यहाँ पर एक कवि वे जिनका नाम हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन वे सूर्यकांत है? पर हम तो उनको कहते हैं निराला। क्या कहते हैं? अपने यहाँ बहुत बड़े एक विद्वान वे सचिदानंद हीरानंद वात्सायन, अपने उनको कहते हैं अज्ञे। क्या कहते हैं? अपने यहाँ पर एक बहुत बड़े शायर वे मिर्जा असदुल्ला खान। कौन वे? मिर्जा। अब मैं जब कहूँ मिर्जा असदुल्ला खान तो आपको लगता है सर ये कौन बोल दिया? मैं कहूँ गाली, मैं कहूँ आपको सर एक आधी शायरी हम बताएं।
गालिब अली तो हम बता ही देंगे। तो मिर्जा असदुल्ला खान किस नाम से लिखते? गालिब। सूर्यकांत त्रिपाठी किस नाम से लिखते? निराला। सचिदानंद हीरानंद वात्सायन किस नाम से लिखते? और उनका किस्सा भी बड़ा जोरदार। प्रेमचंद जी एक मैगजीन निकालते, उस मैगजीन का नाम था हंस। क्या नाम था? प्रेमचंद जी की एक मैगजीन आती, मैगजीन का नाम क्या था? हंस। अब वो मैगजीन सचिदानंद हीरानंद वात्सायन के घर पे भी आया करती। तो ये मैगजीन वगैरह जो लिटरेचर की मैगजीन अखबारों में भी कई बार आता ना। यदि आप भी अपनी कविता कहानी प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर लिखकर भेजें। आता है। आगे 6 क्लास में पढ़ा करते सचिदानंद हीरानंद वात्सायन। उनको लगा यार मुझे कविता आती है, क्यों ना मैं भेज दूं, मेरी पब्लिश हो जाएगी। लिख ली टाबर ने। लिखे जब पोस्ट करने लगे तो अब कहा कि इसके नीचे नाम क्या लिखे, ये कविता कौन भेज रहा है। लगा यदि खुद का नाम लिख दिया और यदि खुदा ना खास्ता छप गई तो घर वालों को पता चल जाएगा। ये तो कविताएं लिख लिख के भेजता, पढ़ाई करता नहीं। तो नाम लिखा ही नहीं, टाबर ने डर के मारे छोड़ दिया, खाली कविता लिख के भेज दी। प्रेमचंद जी को कविता बड़ी पसंद आई। प्रेमचंद जी ने कविता छापी। अब छाप के नीचे क्या नाम लिखे प्रेमचंद जी? पता ही नहीं भाई किसने भेजी है। तो प्रेमचंद जी नीचे नाम लिख दिया आगे। क्या लिख दिया? जिसका नाम ज्ञात नहीं है। गए, गए के मतलब जिसको जाना जा सके। ए गए, जिसको जाना, जिसका नाम हमें पता नहीं है। तो उन्होंने क्या लिख दिया आगे। अब वो उनके घर पे गई, घर पे गई तो बच्चा टटोरा था, अरे कविता छप गई, अपनी कविता छप गई, किस नाम से सब नीचे लिखा था आगे। फिर उस बच्चे ने कहा आज के बाद जिंदगी में किस नाम से लिखेंगे? तो सचिदानंद हीरानंद वात्सायन किस नाम से फेमस हो गए? आगे कहने लगे। तो वैसे वैसे प्रताप सिंह किस नाम से लिखता? किस नाम से लिखता? प्रताप सिंह के जो कविता के गुरुजी थे, जो उनके काव्य गुरु थे, उनका नाम था गणपति भारती। क्या नाम था? देख लो, काव्य गुरु, पोइट्री टीचर। शाम को 5 से 6 1 घंटे की क्लास थी उनकी। कौन से सर के पास जाते? गणपति भारती। उधर ट्यूशन की उन्होंने। फिर कहा भाई कविता नहीं, अपने को संगीत भी आना चाहिए। तो एक म्यूजिक टीचर का हाथों हाथ 6 से 7 वहां ज्वाइन कर लूंगा। और काव्य गुरु थे चांद खां। तो कविता के तो गुरु जी कौन है? गणपति भारती। और संगीत के गुरु जी कौन है? चांद खां। कौन है संगीत के गुरु जी? चांद। और सुना देखो, चांद खान जो थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है स्वर सागर। क्या नाम है? संगीत के बंदे तो यही बुक लिखेंगे। इनको प्रताप सिंह ने एक उपाधि दी थी, उपाधि है बुद्ध प्रकाश। क्या उपाधि है? तो बुक और टाइटल दोनों लिख लो। अपने तो कोई फर्क नहीं लिखने में। काव्य गुरु कौन है बताओ देखे? गणपति भारती। संगीत गुरु कौन है? चांद खान साहब ने बुक कौन सी लिखी? स्वर सागर। और उनके टाइटल क्या था? कौन सा था? आज संगीत का इतनी अच्छी जानकार रखते हैं तो कहा भाई जयपुर में एक संगीत का सम्मेलन करवाते। क्या करवाते हैं? तो एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाएगी। कहां पर? जयपुर। लिख लो। प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। प्रताप सिंह गॉट ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन जयपुर। प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। प्रताप सिंह गॉट ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन जयपुर। इसके जो अध्यक्ष बने थे इस सम्मेलन के, उनका नाम था देवर्षि बृजपाल भट्ट। कौन अध्यक्ष बने? लिख लो। चेयरपर्सन? चेयरपर्सन कौन है इसके? देवर्षि बृजपाल भट्ट। तो कोई पूछेगा भाई जयपुर में संगीत सम्मेलन हुआ था, उस संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? अब संगीत सम्मेलन का मतलब खूब सारे लोग आ गए। जैसे मान लो ये अपना सम्मेलन है ना, अब सम्मेलन में आप सारे संगीतकार आए हुए, मैं मान लो इसका अध्यक्ष हूँ। तो मैंने कहा भाई इतने सारे लोग आए हुए हो, क्यों ना आपने मिल बैठ के किताब लिख ले।
और मैंने आप सबको कोई ना कोई होमवर्क दे दिया, भाई आप ये लिख लो, आप ये लिख लो, आप ये लिख लो, इनमें काट छांट करके अपने क्या बना लेंगे बुक। सब लोगों ने मिलकर एक बुक तैयार की, उस बुक का नाम था राधा गोविंद संगीत सार। क्या नाम था? जयपुर वाले भगवान कृष्ण को ज्यादा मानते, तो राधा गोविंद जोड़ दिया, संगीत का सार, सार सबने अच्छी अच्छी बातें लिखी, इसलिए क्या हो गया राधा गोविंद संगीत। तो कोई पूछे सम्मेलन में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक लिखी गई थी। बुक नेम्ड राधा गोविंद संगीत सार वाज कंपोज्ड या वाज कंपाइल्ड, ज्यादा था सब जगह कंपाइल की ना, सब लोगों ने अलग अलग मिलके राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक लिखी गई थी। बुक नेम्ड राधा गोविंद संगीत सार वाज कंपाइल्ड। कंपाइलेशन था, वो संकलन था अलग अलग चीजों का। वैसे प्रताप सिंह जी एक बार गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक फोक थिएटर होता है, वहां का एक लोकनाट्य होता है, वो लोकनाट्य है तमाशा। कौन है? वहां का एक फोक थिएटर होता है, वहां का एक लोकनाट्य होता है, क्या नाम है इसका? तमाशा। लोकनाट्य है, लोक मतलब जनता, जनता जो नाटक करती। और प्रताप सिंह जी को बड़ा पसंद आया, और प्रताप सिंह जी इसके एक मुख्य कलाकार थे, उनका नाम था बंशीधर भट्ट। क्या नाम था? बंशीधर भट्ट साहब को कहा कि बंशीधर भट्ट साहब, आप महाराष्ट्र से मेरे साथ कहां चलो? जयपुर। और जयपुर चल के क्या करो? तमाशा। तो बंशीधर भट्ट कहां से आए? कहां आए? कौन लाया? प्रताप। क्या करते जयपुर आके? लिखो। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ था। तमाशा फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ था। तमाशा फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ था। तमाशा फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ था। तमाशा फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। लाइन चेंज कर लिखना। इसके लिए महाराष्ट्र से बंशीधर भट्ट को बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। बंशीधर भट्ट को कहां से बुलाया गया था? प्रताप सिंह ने चित्रकला में खूब सुधार करवाए थे, चित्रकला का बाकायदा अलग से स्कूल बना दिया था। प्रताप सिंह का जो टाइम है वो जयपुर की चित्रकला का गोल्डन एरा है। लिखो, प्रताप सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ प्रताप सिंह। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जयपुर। वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जयपुर। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जयपुर। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। ही सेट अप पेंटिंग स्कूल। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। ही सेट अप पेंटिंग स्कूल। एक मुख्य चित्रकार हुआ करता इन दिनों में, लालचंद। कौन था? वो पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाता, जैसे एलिफेंट लड़ाई कर रहे हैं, कोई बैल लड़ाई कर रहे हैं आपस में। लिखो, लालचंद नामक चित्रकार ने, पेंटर नेम्ड लालचंद। लालचंद नामक चित्रकार ने, पेंटर नेम्ड लालचंद। लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए थे, डिपिक्टेड एनिमल फाइटिंग सीन्स। पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए थे, डिपिक्टेड एनिमल फाइटिंग सीन्स। पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए थे, डिपिक्टेड एनिमल फाइटिंग सीन्स। पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए थे। अब देख लो, प्रताप सिंह के दरबार में चित्रकार है, प्रताप सिंह के दरबार में संगीतकार है, प्रताप सिंह के दरबार में कवि है, प्रताप सिंह के दरबार में लोकनाट्य वाले कलाकार है, प्रताप सिंह के दरबार में वास्तुकार है। ऐसे करके प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान थे। कितने विद्वान थे? उनमें ज्यादातर इनसे संबंधित, संगीत, नृत्य, नाट्य। किससे संबंधित? कला से संबंधित कितने विद्वान रहते? 22। पहले किसी टाइम में अपने पुराणों में, वेदों के अंदर, ये जो कलाकार होते हैं इनके लिए एक नाम आता है, उस नाम है गंधर्व। क्या नाम है?
संगीत, नृत्य, नाट्य, इनसे संबंधित जो भी कलाकार होते हैं उन कलाकारों को क्या कहा जाता है? गंधर्व। आप पुराने कभी वेद पुराण कभी सुनोगे पढ़ोगे तो उनमें आएगा और देवताओं की सभा में गंधर्वों ने संगीत गाया, और गंधर्व और भगवान इंद्र की सभा में गंधर्वों ने नृत्य प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार के जो कलाकार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गंधर्व। प्रताप सिंह के दरबार में ऐसे 22 कलाकार थे। कितने कलाकार थे? इसलिए उन कलाकारों का नाम पड़ा गंधर्व 22। क्या नाम पड़ा? संगीत, नृत्य, नाट्य से जुड़े हुए कलाकार क्या कहलाते हैं? गंधर्व। 22 थे इसलिए क्या कहलाए? प्रताप, सॉरी, गंधर्व 22। किसके दरबार में? इसलिए एक नाम पड़ा प्रताप 22। क्या नाम पड़ा? तो इसको आप गंधर्व 22 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछा हुआ कि कौन से राजा के दरबार में 22 कलाकार रहते थे। किसके दरबार में? प्रताप सिंह। क्या कहते हैं उनको? गंधर्व 22। या क्या कहते हैं? प्रताप। देखो, इसके दरबार में 22 कलाकार थे। There were 22 artists in his court. There were 22 artists in his court. इसके दरबार में 22 कलाकार थे जिन्हें गंधर्व 22 या प्रताप 22 कहा जाता है। Who were called as गंधर्व 22, who are called as गंधर्व 22 और प्रताप 22, जिन्हें गंधर्व 22 या प्रताप 22 कहा जाता है। Who are called as गंधर्व 22 और प्रताप 22। क्या बोलते हैं उनको? गंधर्व 22 या। अब भाई संगीत, नृत्य, नाट्य, नाटक, इस प्रकार चीजों से जुड़े लोग होंगे, उनको रिहर्सल की आवश्यकता होगी। बट डेली हम रिहर्सल कहाँ करें? हम हमारे गीत का रियाज कहाँ करें? डांस की प्रैक्टिस कहाँ पे करें? तो इनके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। डिपार्टमेंट का नाम था गुणीजन खाना। क्या नाम था? वापस सुनना, देखो क्या नाम है डिपार्टमेंट का? गुणीजन खाना। क्या नाम है? अब वापस सुनना, देखो मैंने आपको परसों ही बताया था, खाना का मतलब होता है डिपार्टमेंट। खाना का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट। अच्छा, चित्रकला के लिए खाना बनाओ तो सूरत का, डाक के लिए बनाओ तो डाक खाना, दवाइयों के लिए बनाओ तो दवा खाना। अच्छा, ये तो सारे विद्वान आदमी है, गुणवान लोग है। बस संगीत, नृत्य, नाट्य यदि आता है, कोई संगीत की जानकारी रखता है, उसका गुण है ना। गुणी मतलब गुण, जन का मतलब लोग, जन का मतलब कलाकार लोगों का या गुणी लोगों का जो विभाग होगा उसका नाम क्या होगा? तो इन कलाकारों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, उसका नाम क्या था? इनके लिए गुणीजन खाना की स्थापना की गई थी। गुणीजन खाना वॉज फाउंडेड फॉर देम। इनके लिए, किनके लिए? ये कलाकारों, इनके लिए गुणीजन खाना की स्थापना की गई थी। गुणीजन खाना की स्थापना की गई। गुणीजन खाना वॉज फाउंडेड फॉर देम। गुणीजन खाना की स्थापना की, किसकी स्थापना की गई? गुणीजन। प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां ढंग से याद रखना। 2010 के मेंस में 2 क्वेश्चन थे। 2 नंबर का क्वेश्चन था तुंगा के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन था प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। तो प्रताप सिंह दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है ना। और मेंस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ ही नहीं होता कि मेंस में को अलग लिखना होता है। ये जो बातें लिखी इनको एक साथ लिख दो। प्री में क्या एक एक पढ़नी है? कितने विद्वान थे? 22 विद्वान थे। किसका टाइम स्वर्ण काल था? प्रताप सिंह का स्वर्ण काल था। संगीत गुरु कौन थे? चांद खान थे। सारी की सारी बातें जैसे लिखी आप एक साथ उतार दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? बेंस का। तो खाली प्रताप सिंह से 6 नंबर पूछ लिए थे। तो 20 शब्दों वाला क्वेश्चन भी यहीं से पूछ लिया और 50 वाला। उस टाइम 50 वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 नंबर के आते हैं, क्योंकि जो जीके वाला पेपर हुआ करता था 100 नंबर का ही हुआ करता था। तब सब्जेक्ट आया करते तो 100 नंबर के 2 जीके के पेपर होते, एक इंडियन जीके और एक राजस्थान जीके। 200 नंबर के 4 सब्जेक्ट के पेपर हुआ करते। जैसे मान लो मेरे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और फिलोसॉफी, तो 400 नंबर की हिस्ट्री और 400 नंबर की फिलोसॉफी। तो 400 400 800 200 जीके हो गए। कितने हो गए? 1000। 100 नंबर की होती इंग्लिश, 200 नंबर की होती हिंदी। तो तब पेपर 1300 नंबर के हुआ करते। तो तब इंडियन जीके का अलग पेपर होता, राजस्थान जीके का अलग। तो उस राजस्थान जीके वाले 100 नंबर के पेपर में 20 शब्दों का क्वेश्चन 2 नंबर में, वो तो क्या पूछा आपका? तुंगा का युद्ध। 50 शब्दों का क्वेश्चन था वो 4 नंबर का था, वो क्या पूछा आपके? और पहले, अब तो आपके 100 शब्दों के आने लगे बड़े वाले, पहले वो 200 शब्दों के आया करते थे। अब तो 100 शब्दों वाला भी आपके 10-10 नंबर के कर रखे हैं, है ना। पहले वो राजस्थान जीके वाला, ये जो 100 वाले होते उसमें 6 नंबर का ही होता। 2 नंबर, 4 नंबर, 6। और जो सब्जेक्ट वाले पेपर होते उनमें वैसे होता 2 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर। वहां पे बड़े कितने के हो जाते? 20 के। वहां फिर वो ढंग से व्याख्या वगैरह नहीं करवाते, दूर बड़े हो जाया करते। तो मुझे याद है कि एक ही एग्जाम के अंदर दोनों क्वेश्चन पूछ लिए, तुंगा भी उसी में और प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां भी उसी में। इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आप पुराने पेपर उठा के देखना, गुणीजन खाना और 22 विद्वान इतने एग्जाम में पूछे हुए कि आप लोग यार जयपुर वालों से प्री में क्वेश्चन है तो यही है। बाकी हम पढ़ने के लिए खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे अधिक है। वो मैंने जब हिस्ट्री शुरू की थी तब भी मैंने बताया था कि कोई भी राजा की राजनीतिक उपलब्धियां काम की नहीं है। उसकी कौन सी उपलब्धियां काम की है?
तो जिन जिन राजाओं ने सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान दिया उनके क्वेश्चन हमेशा ज्यादा पूछे जाएंगे। आगे लिखो, जगत सिंह सेकंड, अगला राजा लिखो। किसी भी राजा के सन लिखो और उसमें यदि क्या आ जाए, जा सिमरन, मजे करो, लिख लो, खुद ही लिख लो एक लाइन। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। He concluded treaty with Britishers in 1880। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। He concluded treaty with Britishers in 1880। 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है? ये जगत सिंह वही है आपका कृष्णा कुमारी विवाद, गिंगोलीवाड़ा युद्ध में पड़ा था। जगत सिंह की गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था रस कपूर। क्या नाम था? उस समय जयपुर का शासन यही देखती थी। जयपुर का सारा शासन किसके हाथ में था? लिखो, इसकी प्रेमिका रस कपूर, हिज बिलव्ड रस कपूर, इसकी प्रेमिका रस कपूर, हिज बिलव्ड रस कपूर शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी, इंटरफेयर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी, इंटरफेयर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। रस कपूर क्या थी जी? जयपुर में एक डांसर थी, जयपुर में डांस किया करती, डांस करती। तो अब डांस देखने कौन जाएंगे? पैसे वाले लोग, राजा महाराजा, को सेठ साहूकार सामन टाइप के वो लोग जाएंगे। एक बार राजा डांस देखने गया, राजा को डांस तो पसंद आया, साथ में डांसर भी है, और राजा ने कहा कि भाई रस कपूर, आज के बाद यहाँ तो बंद करो अपने, मेरे साथ महल में चलो। और रस कपूर को महल में लेके आ गया। कोई बात नहीं भाई, राजा की मर्जी, राजा महल के अंदर डांस रखना चाहता रखे, लोगों को क्या एतराज हो सकता है इसे। थोड़े दिनों बाद राजा ने कहा कि मैं इससे ब्याह करूंगा। ये भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है भाई, तुम किससे ब्याह करते हो, किससे ब्याह नहीं करते। थोड़े दिन बाद राजा ने कहा कि इसको रानी का दर्जा है। ठीक है भाई, रानी का दर्जा। थोड़े दिन बाद राजा ने कहा कि ये मेरे साथ दरबार में बैठेगी। ठीक है, तुम बिठाओ भाई, दरबार में बिठाओ। थोड़े दिन बाद राजा ने कहा कि दरबार में जितने लोग आते हैं मेरे को नमस्ते करने से पहले, यहां लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, क्योंकि वे लोग जो अब तक पहले रस कपूर का डांस देखने जाते है ना, पैसे की लगा दूं डेरी टाइप के फील लिए हुए थे, अब वो जब दरबार में आते तो उनको पहले रस कपूर को करना पड़ता है ना, मैम नमस्ते। और रस कपूर को भी एक एक के चेहरे याद थे। रस कपूर का देखिए, ध्यान नहीं दिया, दोबारा करना नमस्ते। तो वो बेचारे बड़े परेशान थे। इधर गिंगोली वाला युद्ध आ गया। गिंगोली वाला युद्ध आया तो जगत सिंह ने कहा भाई मैं तो जाऊंगा युद्ध लड़ने, और राजा रस कपूर है। अब राजा वाली सीट पे कौन बैठेगी? अब तो ये जयपुर वालों के लिए और यूं मरना सा हो गया कि यार मरा दिया अब तो एकदम। तो फिर यहाँ कोई सामंत थे अपने, उन सामंत को एक दिन गुस्सा आया, उन्होंने कहा भाई ये नहीं चलेगा, रस कपूर को गिरफ्तार किया, नाहरगढ़ किले में बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? कालांतर में इसे नाहरगढ़ में नजरबंद कर दिया गया था। लेटर ऑन शी वाज हाउस अरेस्टेड इन नाहरगढ़। कालांतर में इसे नाहरगढ़ में नजरबंद कर दिया गया था। लेटर ऑन शी वाज हाउस अरेस्टेड इन नाहरगढ़। कहते भाई जगत सिंह गिंगोली के युद्ध से वापस आए तो उसने आते पूछा भाई मेरे रस कपूर कहाँ है? सामंतों ने कहा राजा जी फालतू की बकवास नहीं, आपको और हटाएंगे। तभी राजा तो चुप हो गया। पर कहते हैं जब राजा की डेथ हुई, रस कपूर को पता चला, तो रस कपूर तेरे लिए मैं सिग्नल तोड़ ताड़ के, नाहरगढ़ के सारे फाटक तोड़ ताड़ के आ जाती है, सती हो जाती है। तो रस कपूर सच्चा प्यार किया करती थी किससे? और ऐसी कई महिलाओं के उदाहरण है जो उस समय शासन कार्यों में बड़ी पावरफुल हो गई थी। जैसे जहांगीर की रानी थी नूरजहां। कौन थी? और जहांगीर तो खुद ही कहा करता था, एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे, राज नूरजहां दा होवे, पावे खरा होवे पावे खराब होवे। एक बोतल शराब हो, आधा किलो कबाब हो, राज किसका हो? नूरजहां। फिर भले अच्छा और भले ही ज्यादा अपने को लोड लेने की आवश्यकता। अच्छा, ऊपर अभी तुंगा पाटन के युद्ध पड़ रहे थे। तुंगा पाटन के युद्ध में जोधपुर से कौन आ रहा है? विजय सिंह। विजय सिंह की एक प्रेमिका थी गुलाब राय। क्या नाम था? गुलाब राय खूब पावरफुल हुई थी। गुलाब राय को तो अपने वीर विनोद वाले श्यामल दास जी हैं, वो लिखते हैं वो जोधपुर की नूरजहां थी। जैसे जहांगीर के राज में कौन पावरफुल थी? नूरजहां। वैसे जोधपुर में कौन पावरफुल हुई थी? गुलाब। लिख लो, एक प्रेमिका और लिखो, प्रेमिका प्रेमिका नजदीक नजदीक लिखो।
ये नीचे एक हेडिंग डालो, इसी में गुलाब राय, अलग से बॉक्स में बंद कर लेंगे। गुलाब राय, देखो यह है जोधपुर महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका थी। शी वॉज beloved ऑफ जोधपुर महाराजा विजय सिंह। यह है जोधपुर महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका थी। शी वॉज beloved ऑफ जोधपुर महाराजा विजय सिंह। जोधपुर महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका थी। श्यामलदास जी ने इसे जोधपुर की नूरजहां कहा था। श्यामलदास जी कॉल्ड हर नूरजहां ऑफ जोधपुर। श्यामलदास जी पढ़े थे हमने, वीर विनोद बुक जो पढ़ी, श्यामलदास जी ने इसे जोधपुर की नूरजहां कहा था। नूरजहां जहांगीर की रानी थी। श्यामलदास जी कॉल्ड हर नूरजहां ऑफ जोधपुर। जोधपुर की क्या कहा था? अगले राजा लिख लो भाई, राम सिंह सेकंड। कौन है अगले राजा? राम सिंह सेकंड। यहाँ जयपुर में एक राजा हुआ करते, उन राजा का नाम था जयसिंह थर्ड। क्या नाम था? जयसिंह थर्ड नाम करके राजा। जयसिंह थर्ड राजा थे। जयसिंह थर्ड का हो गया मर्डर। तो राम सिंह सेकंड बहुत छोटी उम्र में राजा बनते हैं। पिताजी जयसिंह थर्ड का मर्डर हुआ तो एकदम कम एज के अंदर कोई राजा बना, तो राजा कौन है? लिखो। हाँ? क्या? रुक जा, 2 मिनट रुक जाएगा। लिखो। महाराजा जयसिंह तृतीय की हत्या के कारण, ड्यू टू मर्डर ऑफ महाराजा जयसिंह थर्ड, महाराजा जयसिंह तृतीय की हत्या के कारण, ड्यू टू मर्डर ऑफ महाराजा जयसिंह थर्ड, महाराजा जयसिंह तृतीय की हत्या कांड, ड्यू टू मर्डर ऑफ महाराजा जयसिंह थर्ड, यह कम उम्र में राजा बना था। He became king in minor age. यह कम उम्र में राजा बना था। He became king in minor age. यह कम उम्र में राजा बना था। तो जब वो मर्डर हुआ तो एक महिला का नाम आया कि भाई इस महिला ने मर्डर करवाया। उस महिला का नाम था रूपा बडारण। क्या नाम था महिला का? और समझो, देखो राज परिवार में एक दिन इमरान सवाल पूछ रहा था, मैं बता रहा था कि वह जगह जहां महिलाएं रहती उसको मुगलों में तो बोलते हरम। क्या बोलते? अपने इधर बोलते जनाना। क्या बोलते? जहां रानियां रहती है जगह क्या बोलते? पर उसमें एक किसी सीनियर महिला की ड्यूटी लगाई जाती, एक अधिकारी बनाई जाती, कोई सीनियर महिला अधिकारी बनाई जाती, जो ध्यान तो रखे क्या सब्जी बनेगी, क्या खाना बनेगा, क्या होगा, कहाँ से कपड़े आएंगे, कहाँ से अनाज आएगा, कहाँ से मसाले आएंगे, जो भी आवश्यकताओं की पूर्तियों करने के लिए कोई महिला होती है वहां पर, उस महिला को बोलते बडारण। क्या बोलते? बडेरी महिला। बड़ी बड़ी महिला ना, बड़ी उम्र की महिला। तो वो समझती 3-4 पीढ़ियों से राज परिवार के साथ रह रही होती, उसको पता होता भाई कितने रुपए हैं कितने नहीं है, कहाँ का जाना है, कहाँ से रुपए लेने, कहाँ रुपए लगाने, कहाँ से सामान मंगाना, सब चीजें समझती। तो उस महिला का नाम क्या था यहाँ पर? एक रूपा। रूपा नाम की महिला है, जनाना का पूरा देखती, उसका नाम क्या? रूपा बड़ा। तो यूं समझ में आया क्या, रूपा बडारण को रानी के साथ मिलकर अपने बेटे को राजा बनाना चाह रही होगी रानी, और उसने जयसिंह थर्ड की क्या करवा दिया? मर्डर। तब तक अंग्रेज आ गए। 1818 में अंग्रेजों की संधि होगी, तो अंग्रेजों का भाई मामले की जांच करो। तो रूपा बडारण मामला चला। कौन सा मामला चला? दो अंग्रेज जांच करने के लिए आए भाई, बयान वगैरह लेने के लिए आए भाई, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। दो अंग्रेज आए, एक का नाम ब्लैक और एक का नाम ओलविज। कौन कौन है? ब्लैक और ऑल। अच्छा, जयपुर की जनता को पता चला कि भाई राजा का मर्डर हो गया और अंग्रेज जांच करने हैं। जयपुर की जनता के मन में कि हमारे राजा को अंग्रेजों ने मारा है। हमारा राजा किसने मारा? अंग्रेजों ने। भाई ये संधि करके बैठ गए, हमारे राज्य पे कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने हमारे राजा को मार दिया। इसलिए पब्लिक बाहर खड़ी होगी। ब्लैक और ऑलवेज बेचारे जैसे ही मामले के बयान लेके बाहर आए, जयपुर की जनता ने हमला कर दिया, ब्लैक को मार दिया। तो कौन से अंग्रेज को मार दिया गया था यहाँ पे? नाम ब्लैक है, गोरा अंग्रेज था ये। लिखो, ब्लैक तथा ऑलवेज रूपा बडारण मामले की जांच कर रहे थे।
ब्लैक एंड ऑलवेज वर इन्वेस्टिगेटिंग रूपा बडारण केस। ब्लैक तथा ऑलवेज रूपा बडारण मामले की जांच कर रहे थे। ब्लैक एंड ऑलवेज इन्वेस्टिगेटिंग वर इन्वेस्टिगेटिंग रूपा बडारण केस। ब्लैक तथा ऑलवेज रूपा बडारण मामले की जांच कर रहे थे। ब्लैक एंड ऑलवेज वर इन्वेस्टिगेटिंग रूपा बडारण केस। तथा जयपुर की जनता ने ब्लैक को मार दिया था। तथा जयपुर की जनता ने ब्लैक को मार दिया था। एंड पब्लिक ऑफ जयपुर मर्डर्ड ब्लैक। जयपुर की जनता ने किसको मार दिया? ब्लैक को। बॉक्स को बंद कर दो। समझ जाओगे रूपा बडारण मामला किससे जुड़ा हुआ है? उस मर्डर से जुड़ा हुआ ऊपर वाले से, है ना। राजा छोटी उम्र में राजा बना। पहले जब भी राजा छोटी उम्र में राजा बनते, शासन कौन संभालते? उनके मम्मी वगैरह संरक्षिका बनता, कोई संरक्षक बनते। कि मोकल छोटी उम्र में बना तो पहले चुंडा संभालता है, फिर रणमल संभालता है। कुंभा छोटी उम्र में बना तो रणमल संभालता। अच्छा, इधर आपका विक्रमादित्य छोटी उम्र में बना तो उसकी माता गर्मावत। पृथ्वीराज चौहान छोटी उम्र में बना तो उसकी माता कर्पूरी कर्पूरी देव। जसवंत सिंह छोटी उम्र में बना तो एक मंत्री राज सिंह कुंभाव। जब अंग्रेजों का राज आ गया था ना, तो फिर अंग्रेज कहते छोटी उम्र में बना तो हम संभाले भाई, हमारी ड्यूटी है राजा को बचाना। इसलिए अंग्रेजों ने अपना एक बंदा भेज दिया संरक्षक बना के, जॉन लुडलो। कौन था? लिख लो, गॉर्जियन जॉन लुडलो। जॉन लुडलो। क्या नाम बंदे का बताओ देखिए? जॉन लुडलो। जॉन लुडलो क्या बना दिया गया? तो कोई पूछेगा भाई जॉन लुडलो कौन से राजा का संरक्षक था? भला सीधा सज्जन आदमी था जॉन लुडलो। जयपुर की जनता खूब प्यार करती जॉन लुडलो से। पर जयपुर की जनता को जॉन लुडलो बोला नहीं जाता। लुडलो जीभ नहीं घूमती ना अपने जल्दी। लुडलो लुडलो क्या नाम है तो अपने आता नहीं। तो जयपुर की जनता ने कहना शुरू किया लाडू जी, कि माँ का लाडू जी छे, माँ का लाडू जी छे। तो जयपुर वाले लुडलो क्या कहा करते? अंग्रेज था। ये वो समय था जब अंग्रेज कुरीतियों पे रोक लगा रहे थे, सती प्रथा ये सब बैन कर रहे थे अंग्रेज। हालांकि जयपुर में सवाई जयसिंह ने कंट्रोल कर ही ली थी, लेकिन पूरा बैन अभी तक लगा नहीं था। फिर वो बैन राम सिंह के टाइम में लगता था। राजा पूछे तब तो राम सिंह। कोई अंग्रेज पूछे भाई कौन से अंग्रेज के प्रभाव में बैन लगा था, वो कौन था? जॉन लुडलो। लिख लो। इस समय कई सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सम सोशल बेड कस्टम्स वर बैंड दिस टाइम। इस समय कई सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाई गई थी। सम सोशल बेड कस्टम्स वर बैंड दिस टाइम। इस समय कई सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाई गई थी। सम सोशल बेड कस्टम्स वर बैंड दिस टाइम। जैसे लिखना आप तो सती प्रथा, इंग्लिश में सती प्रैक्टिस ही लिखना। समाधि प्रथा, समाधि प्रैक्टिस। कन्यावध मैंने दिन बताया था आपको, फीमेल इन्फेंटिसाइड। बीकानेर में किसने रोक लगाई थी? पढ़ते तो नहीं रहे, पढ़ लिया करो। रतन सिंह। और मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप लिख लो, मैं समझा दूंगा सारी बात। सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार। सती प्रैक्टिस, समाधि प्रैक्टिस, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सती प्रथा तो आप समझते हो भाई, पत्नी पति के साथ में सती हो जाती। अंग्रेजों ने 1829 में पूरी तरीके से भारत में रोक लगा दी थी। पर अंग्रेजों ने रोक लगाई ब्रिटिश इंडिया। कहां लगाई? अंग्रेजों के भारत के अंदर लगे। राजाओं का भारत अलग था। फिर राजाओं को कहा भाई तुम भी कानून पारित करो। जयपुर वालों का भाई हमारे तो कानून पारित हो ही रखा है, हमारा तो ऐसा हो भी नहीं रहा। नहीं, फिर भी कानून ही बना दो, यदि किसी ने ऐसा किया तो उसको हम गिरफ्तार करें। तो बाद में कानून पारित कर दिया गया। सती प्रथा क्या किया जाता पूरी तरीके से। वैसे हिंदुओं में एक प्रथा हुआ करती कि कुछ संत टाइप के लोग हुआ करते, वो कहते भाई अब हमारी मृत्यु नजदीक है और मैं मरना चाहता हूँ। खड्डा खोदते, खड्डा खोद के बैठ जाते, समाधि ले ली। क्या ले ली? समाधि। और हमने उन महापुरुषों का अच्छा ही माना, हमने उन महापुरुषों की पूजा की, हमने उनके मंदिर बनाए। अंग्रेज है तो उन्होंने कहा कि ना ना हम इस समाधि को नहीं मानते, सुसाइड है। और ऐसे किसी भी आदमी को हम समाधि लेने। अगली बार यदि किसी ने समाधि ली तो उसको आसपास जितने भी खड़े थे उन सब गिरफ्तार कर लेंगे। तो बाद में धीरे धीरे क्या बंद हो गया आपकी समाधि। कन्यावत तो आप समझते हो, लड़कियां होती होने के बाद उनको बंद हो गई क्या ये प्रथा? अब टेक्नो हो गई है, पूरी बंद है, इसमें कुछ नहीं। अब तो टेक्नोलॉजी है, पेट के अंदर मारते हैं।
ये पहले थी पेट के बाहर मारते थे भाई, पैदा तो होती थी, पैदा होने के बाद मारते थे। अब कहा नहीं नहीं, इतना किसके पास पड़ा है टाइम भाई साहब, पहले ही मार दिया जाए भाई को। तो अब भ्रूण हत्या होगी, अब कन्या भ्रूण हत्या। पहले कौन सा था? कन्या। एक और कौन सी है? मानव व्यापार तो सीधी सी है भाई, मुझे मेरे घर पे काम करने के लिए नौकर की आवश्यकता है, मैं मार्केट गया 4 नौकर खरीद लाया। मनुष्य की खरीद बिक्री, मनुष्य को बेचा जा सकता है, उसको खरीदा जा सकता है, इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को खरीद तो नहीं सकता, इसलिए मानव व्यापार पे भी क्या लगाई जाए? तो कौन कौन सी कुप्रथाओं पे? सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्या वधोर। पूछे कौन से राजा के टाइम रोक लगी? कौन से अंग्रेज ने रोक लगाई? जो ने पढ़ेंगे, मंडे को टेस्ट है शायद आपके, जीता पढ़ा दिया यहाँ तक। मारवाड़ बीकानेर ये पढ़ा दिया, ये ज्यादा पुराने वाले में थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ जाएंगे।